चलो देखो, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस, सुन लो, पूरे भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स पूरे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। मतलब ये वाला सेक्शन तो जुबान पर रटा होना चाहिए बच्चों को। समझ में आई बात है? जुबान पर रटा होना चाहिए। दूसरा, अलग अलग प्रकार के उदाहरण भी उसके पास होने चाहिए इस सेक्शन को लेकर। सुन लो क्या हो गया। और बहुत जरूरी भी है पढ़ाई की। इस तरह जितना मैंने पढ़ा रखा है शायद ही कभी किसी ने पढ़ाया उतना। सही बात है, इतना छान छान कर पढ़ाया है मैंने सर। मतलब एक बार पढ़ने के बाद सारा जितना मैंने समझा रखा है, समझाने के बाद बहुत ही मुश्किल ही तरीके से सवाल गलत हो। समझ बात है? कभी सवाल शायद ही कभी गलत हो जाए सवाल। इस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया था, अब भी मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। धीरे धीरे इसी कहानी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। समझ बात है? जब तक तुम्हारा सिविल सर्विस का पेपर होगा ना, तब तक धीरे धीरे तुम इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तुम्हारी पकड़ हो चुकी होगी, अच्छे अच्छे चैप्टरों को भी पूरे। हो सकता है मैं इस बार तुम्हें लक्ष्मीकांत से भी कुछ चैप्टर पढ़ने को दूंगा, तक कितने लैंग्वेज समझ आ सका वहाँ से। समझ की बात है? कुछ चैप्टर जैसे लोकसभा वाला चैप्टर होगा, संसद पार्लियामेंट वाला चैप्टर होगा, मैं चाहता हूँ उससे पढ़ का हो, ताकि तुम्हारे पास एक अलग प्रकार की वही भाषा हो सके जिसमें लैंग्वेज समझ सको तुम मेरे समझाने के बाद। ठीक है, तो भाई आ जाओ हमारे पास। ये भाग 3 हमारे पास, भाग 3 कहते हैं। ठीक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत भाग 3 भारतीय संविधान के अंदर टोटल मिलाकर भाग 22 है, और जो 22 है ही उसके अंदर, तो 22वें नंबर के अंदर से जो 30वें नंबर का भाग पार्ट 3 है, उस चैप्टर का उस चैप्टर में बांट लिया हमने, उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और जिसके अंदर हम कवर करने वाले आर्टिकल, पता कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करने वाले हैं, 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 टू 35 तक इतने आर्टिकल हम कवर करने वाले, इतने अनुच्छेद कवर करने वाले 12 से लेकर 35 तक। समझ में आई बात है? ठीक, 12 से लेकर 35 तक इस पूरे का एक पार्ट बना दिया गया। उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसे कहते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या हो, यही जानना हम पूरे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये क्या हो हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स क्या हो हमारे पास? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है? वैसे तो जानकारी होगी तुम, कितनी बार चर्चा करता रहता हूँ उसका। ठीक, दिख रहा ना तुम? ठीक है, फिर अब हमारे पास मौलिक अधिकार है, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हमारे पास। सबसे पहले फैसेट 1 पर जब बात कर रहे होंगे, वो हमारे पास होगा मौलिक अधिकार एक परिचय, मत अधिकार एक परिचय। हमारे पास राइट्स क्या हो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करवाना, क्या हो राइट्स, किस चीज को, राइट्स कितने प्रकार के हो। सही बात, कितने प्रकार के राइट्स की बात करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट्स मतलब अधिकार, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी सीख लेनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैं इतनी सारी टर्मिनोलॉजी जिससे यूज करूंगा आने वाले टाइम पर मेरे जो क्लास हो बच्चा भी देखेगा तभी उसे प्रॉब्लम ना हो। समझ नहीं बात है? अच्छा, उसके बाद मौलिक अधिकार मौलिक ही क्यों? फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटली क्यों? मौलिक अधिकार मौलिक ही क्यों? इस पर डिबेट चलेगी हमारी। उसके बाद हमारे पास हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल करा गया? सही बात है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को क्यों इंक्लूड कर रखा गया, ऐसी क्या बात थी? ठीक है, ऐसा क्या हुआ था? उसके बाद भैया ये मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी समझेंगे। ये वाला सेक्शन होगा अच्छी तरह समझने वाले। मौलिक अधिकारों का की संशोधनीयता भी समझने वाले कि मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता क्या होगी, ये भी समझने वाले। दूसरा ये भी समझने वाले, ये हमारा फेसेट नंबर 6 होगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वे किस तरह सस्पेंड हो जाते हैं, कब कब कौन सी कंडीशन में सस्पेंड हो जाते हैं, ये भी समझेंगे। क्या यहाँ से कैसे सवाल आते हैं मेंस में, प्री में कैसे सवाल आते हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी जो खास बात होगी यार, तुम्हारी जो समझ होगी इन टॉपिक के प्रति किस स्तर की होगी, वो सब सारा खेल उसका माइंड सेट तुम्हारा किस लेवल का तैयार होगा। समझ नहीं बात? उसके बाद जो मेरे उदाहरण होंगे वे बड़े कमाल के होंगे, उनसे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता होगा। समझेंगे? उसके बाद आओ हमारे पास मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग समझेंगे। हम समझेंगे मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हो। ठीक, उसके बाद हमारे पास मौलिक अधिकारों का मूल वर्ग समझेंगे, मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके भी मूल वर्ग कौन सा, रूट रूट क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, देखेंगे रूट ग्रुप देखेंगे उसका। अच्छा, मौलिक अधिकारों का विशिष्ट वर्ग स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा, मौलिक अधिकारों का स्पेशल वर्ग कौन सा हमारे पास। मौलिक अधिकारों के सापेक्ष न्यायपालिका की भूमिका। जो हमारे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर रखे हुए, जो भारत की संविधान की किताब निकाल ली तुमने, कोई भी भारतीय संविधान की किताब निकाल ली तुमने, पॉलिटी निकाल ली, ठीक है, पॉलिटी के अंदर जो भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 रखा हुआ, अगर हमने उस भारतीय संविधान के भाग 3 को हटा दिया ना, मौलिक अधिकारों को हटा दिया, तो भारत का संविधान एक अलोकतांत्रिक संविधान की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया हमने, रिमूव करने के बाद पता क्या होगा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, अलोकतांत्रिक संविधान की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हो। और एक एक करके हम बात कर लेते हैं, फिर तुमसे सुनता भी हूँ मैंने क्या बताया तुम्हें।
समझ बात है। मैंने कहा ना यहाँ तो पॉलिटी तुम्हारी कवर होती रहेगी धीरे धीरे पीछे साइड में। अब हम इसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स तुम्हारा वो साइड में खत्म होगा, इसके बाद तुम्हारी वही चल जाएगी करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे, समझ बात है। क्योंकि तुमने अब जब तुम्हारे जिस बच्चे का बेसिक तैयार हो चुका है ना, उसका पीवाईक्यू तैयार हो चुका है, बेसिक और पीवाईक्यू, उसे टेंशन नहीं है। 4-5 टेस्ट लगा दे बहुत है बस, इससे ज्यादा याद भी नहीं होता यार। इसे किस सर में दर्द होगा, जिसका रिवीजन नहीं करने का तो पढ़ोगे क्यों। अब मौलिक अधिकार एक परिचय, फंडामेंटल राइट्स एक आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी क्या हो, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, पहचान क्या होगी इसकी, इसकी फंडामेंटल राइट्स की। अच्छा पहले तो मैंने तुम्हें बताया जो मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंदर मौजूद है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कर रखा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो स्रोत हो वो अमेरिकी संविधान है, और अमेरिका का संविधान 1787 में बना था। अमेरिका के संविधान के अंदर भी ये मौजूद है क्या, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान के अंदर भी मौजूद हैं। जब अमेरिका के संविधान के अंदर है ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, वहां अनेक अलग नाम रखा गया, उन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। यस, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हम तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं हमारे पास बिल ऑफ राइट्स। वहां का अगर व्यक्ति बात करता होगा ना कि किसी के साथ बात करता है, हे प्लीज डोंट टच मी, वी हैव बिल ऑफ राइट्स। और यहाँ का किस तरह बात करता है, हे प्लीज डोंट टच मी, वी हैव फंडामेंटल राइट्स। इज राइट, इट इज क्लियर, ओके। ब्रिटेन के एक राजा थे, उनका नाम था जॉन प्रथम। कहानी देखो उनकी कहां तक शुरू हुई थी, ठीक। जॉन प्रथम, यहाँ देखिए हमारे पास ये क्या, अगर तुमसे पूछे थे ब्रिटेन के राजा थे उनका नाम क्या था, जॉन प्रथम। जॉन प्रथम था नहीं, ये क्या हमारे पास ये चार्टर या मैग्ना कार्टा, इसे ना मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं फंडामेंटल राइट्स। भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के संविधान के अंदर ये 1215 में इंक्लूड हुए थे, 1215 में फंडामेंटल राइट्स, 1215 में। कबीरदास के जन्म का टाइम चल रहा है, कबीरदास रविदास के जन्म का टाइम चल रहा है, तब उनके ब्रिटेन के पास ये थे मैग्ना कार्टा के अंदर मौलिक अधिकार। अब सोचो वहां की डेमोक्रेसी कितनी अंक है, वहां का लोकतंत्र कितने अंक है, और तुम्हें मिले 1950 में। समझ गए, ठीक, अंदाजा लगा सकते हो। अब अधिकार किसे कहते हैं, कौन सी चीज को हम अधिकार कहते हैं, अधिकार हो क्या यार, किस चीज को हम राइट्स कहते हैं, राइट्स क्या हमारे पास, ठीक है, क्या हो राइट्स हमारे पास, किस चीज को हम अधिकार कहते हैं, क्या हो अधिकार, बताइए करे क्या हो। मैंने तुम्हें समझा रखा है, अधिकार एक प्रकार की क्या हो, आजादी, फ्रीडम हो यार एक प्रकार की, ठीक, जिसे ना कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्वेशन प्राप्त हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्राप्त हो, संवैधानिक क्या प्राप्त होगा, संरक्षण, उसे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास अधिकार बोलते हैं। अधिकार एक प्रकार की क्या हो, आजादी हो, आजादी हो, इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। मैं पूछूंगा तुमसे अधिकार क्या हो, अधिकार एक प्रकार की आजादी हो, संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन प्राप्त होगी, किसे हो, अधिकार को, अधिकार को, अधिकार का अगर उल्लंघन होगा ना तो उसे वैधानिक राइट्स प्राप्त होगा, वो उसे हम चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करा जा सकता है, देखो जी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, याद रहेगी बात, उसके अगेंस्ट बोला जा सकता है, उसके विरुद्ध। वैधानिक अधिकार हो, इलीगल राइट्स हो, अधिकार एक बहुत छोटा सा शब्द, देखो उसके बाद में संवैधानिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार ये क्या कौन थे, जो भाग 3 के अंदर रखे हुए, ठीक है, जो हमारे पास रखे हुए अनुच्छेद, जो हमारे पास ये रखे हुए आर्टिकल 300A में रखा हुआ, 326 में दे रखा है, 301 में दे रखा है, ये भी हमारे पास अधिकारी है, संवैधानिक अधिकारी है जो संविधान के अंदर है। लेकिन जो संविधान के भाग 3 में रखे हुए उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, सही बात है। जो अगर कहीं भी रखे हुए संविधान के अंदर है अधिकार तो उन्हें संवैधानिक अधिकार कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहेंगे। जो हमारे पास वोटिंग राइट्स है ना, वोटिंग राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन वोटिंग राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वोटिंग राइट्स इज नॉट इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास मत का अधिकार है एक प्रकार का, मत का अधिकार एक प्रकार का, हमारे पास संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक, सांविधिक नहीं है, सांविधिक नहीं है, सांविधिक का मतलब बोलो संवैधानिक, सांविधिक और संवैधानिक में अंतर हो, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो हमारे पास, एक स्टैचुरी राइट्स, स्टैचुरी, आगे चले, चले उसके बाद हमारे पास
तो कितने प्रकार के अधिकार होंगे हमारे पास? दो प्रकार के, एक तो संवैधानिक अधिकार, एक को सांविधिक अधिकार। सांविधिक जो किसी कानून को बनाकर दिए गए उसे सांविधिक अधिकार बोल लेंगे। स्टैच्यूटरी राइट्स, स्टैच्यूटरी राइट्स। एक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, याद रहेगी बात है। एक तो संवैधानिक अधिकार है, एक को सांविधिक अधिकार, याद रहेगी बात है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो, जैसे हमारे पास है सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार हमारे पास है, ये सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमने कहा ना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बाद में जोड़ा गया ना, संविधान बनने के जिससे बाद में जोड़ा गया वो सांविधिक अधिकार हो। साम यानी संविधान बनने के बाद, सांविधिक संवैधानिक स्टैच्यूटरी राइट्स। इसलिए जब तुम्हें हिंदी में समझ में आता तुरंत इंग्लिश में देख ले करो पेपर में जाकर, सही बात है। इसलिए मैं इंग्लिश की यूज कर रहा हूँ। उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार 1986 में दिया गया उपभोक्ता को, ताकि ट्रांसपेरेंसी समझ में आ सके, पारदर्शिता को जान सको कि उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा शेखर जब सामान बेच रहा। तो सही बात है, शेखर दुकानदार जब सामान बेच रहा है ना, उसके साथ चुम्बक लगाकर कि उसके साथ घाटा तो नहीं कर रहा, कहीं दाल के अंदर वो कंकड़ पत्थर तो नहीं मिला के बेच रहा, कहीं बुरे के अंदर रेता तो नहीं मिला रखा उसने। सही बात है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अधिकार इस बाद में जोड़ा गया इस प्रकार। तो एक प्रकार का कौन सा राइट्स है हमारे पास? ये हमारे पास कौन सा राइट्स है? ये हमारे सांविधिक स्टैच्यूटरी राइट्स जिसे बोलते हैं। अब अधिकार किस चीज को अधिकार कहते हैं? यह एक प्रकार की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, एक प्रकार की क्या हो? फ्रीडम, जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। बिना अधिकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अगर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर उसके पास राइट्स नहीं होंगे तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास का मतलब समग्र विकास कहते हैं, जैसा समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव। बलर तो जिंदगी भी होगी तेरी, पता लग चुका। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्वांतरण का अगर सर्वांगीण विकास करना, अगर उसका क्या बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, समावेशी विकास करना व्यक्ति का, तो बहुत जरूरी होगा उसके लिए कि उसके पास राइट्स होने चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, सुनूंगा मैं क्या बताया इंग्लिश में सुनूंगा, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर वहाँ की जो जनता होगी, वहाँ के पीपल्स होंगे, वहाँ के लोग होंगे, उसके पास अगर राइट्स नहीं होंगे तो आप उसका कभी भी विकास नहीं कर सकते। कौन सा विकास? सर्वांगीण विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सही बात है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर उसके बैरियर आ जाएंगे, बाधाएं आ जाएंगी, याद रहेगी बात। या तो बहुत जरूरी किसी भी डेमोक्रेसी में उसके अधिकारों का, उसके पास अधिकार होना। अधिकार कौन से? संवैधानिक अधिकार भी, सांविधिक अधिकार भी। अधिकार जरूरी हो, अधिकार एक प्रकार की आजादी हो। सही, काजल कल को घर से बाहर निकल के जाती है, इसके घर वाले रोक लेते हैं, सही बात है, कहाँ जा रही? कहती है मेरे पास अधिकार है इसलिए तो बाहर जा रही। सही बात है, याद रहेगी बात है। सर्वांगीण विकास की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या? सर्वांगीण विकास का सामाजिक विकास, समाज के अंदर आपका विकास नहीं हो सकता, आर्थिक विकास नहीं हो सकता, पैसा भी नहीं कमा सकते यार तुम, राजनीतिक विकास नहीं हो सकता, चुनाव में लड़ सकते तुम, सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता। जितने प्रकार के विकास हो ना, सबकी मम्मी मर जाएगी A to Z। सही बात है। अगर तुम्हारे पास अधिकार नहीं होंगे, जितने प्रकार के विकास है ना, सबकी माता ही मर जाएगी, क्योंकि जब जिसकी माता मर जाएगी वो विकास ही मर जाएगा ऑटोमेटिक। सही बात है। तो माता के बिना बच्चे का अस्तित्व नहीं है ना। तो मैं कहता हूँ जितने प्रकार के विकास है सबकी माँ मर जाएगी। और बकवास है जैसे पढ़ लो, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक तो अधिकार हो गए, तो अधिकार को कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक को संवैधानिक अधिकार, एक सांविधिक अधिकार। मैं चाह रहा हूँ तुम पहले संवैधानिक अधिकार पढ़ा दो। संवैधानिक अधिकार क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कहते हैं? किस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं ये समझ लो। भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकार, चाहे वो मूल रूप से जोड़े गए हो या बाद में जोड़े गए हो, संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जो भारतीय संविधान में सच में ही पक्की बात है, अगर तुम भारत का संविधान उठाओगे ऐसा करके, उसके अंदर भी बाद में लिखे गए, पहले लिखे, लेकिन लिखे हुए भारतीय संविधान में। सही बात है। आरटीआई एक्ट सुना तुमने? आरटीआई एक्ट ये संविधान बनी है, इसका कानून अलग से, संविधान तो अलग रखी हुई, इसकी कॉपी निकाल को कानून बनाया गया उस अलग से, उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ दिया किसी अनुच्छेद में जाकर। तुमने सुना आरटीआई एक्ट को हमने किसी अनुच्छेद में जोड़ रखा है? कहीं भी नहीं जुड़ा। हाँ, हम उसकी तुलना करके देखते रहे, अच्छा 21 तक टच होगा शायद, अनुच्छेद 21 तक टच होगा, और उसको तो खा जाता कड़ी वाली। सही बात, कुछ नहीं बताओ। संविधान में तो लिख रखा है ना, मैं आरटीआई एक्ट को संविधान में लिख रखा है नहीं है। हाँ यार समझे? संवैधानिक, चलो बात करो। संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकार, चाहे मूल रूप से जोड़े गए या बाद में जोड़े गए, संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं।
संवैधानिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास हो भाग 3 के अंदर, एक तो हमारे पास भाग 3 के अंदर होंगे उल्लिखित 12 से लेकर 35 तक, ये मौलिक अधिकार कहते हैं, इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त हमारे पास कुछ और भी अधिकार होते हैं, अदर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अदर फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अधिकार होते हैं, जैसे हमारे पास आर्टिकल 326 दे रखा है, इसके तहत मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 301 में क्या रखा है, उपस्थित संपत्ति का अधिकार, मेरी संपत्ति मेरा अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। जो अनुच्छेद 300 में लिखा हुआ ना, ये कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन संसद के पास इतनी पावर है, वो मौलिक अधिकार को कभी भी हटा सके, किसी को भी, इतनी पावर संसद के पास मौजूद है, ठीक है। और मौलिक अधिकार को कभी से साधारण अधिकार बना देगी वो संसद के पास पावर इतनी मौजूद है, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट मतलब संसद। हमारे पास ये देखो अनुच्छेद 301 हमारे पास, इसके तहत व्यापार एवं वाणिज्य का 301 लिखा हुआ, तहत व्यापार वाणिज्य एवं समागम का अधिकार, व्यापार वाणिज्य कहीं भी व्यापार कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है देश के अंदर भी, ठीक है। 300, लेकिन मुझे पास अधिकार कौन से अधिकार है, एक तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हो, एक फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त कुछ अधिकार हो, उन्हें संवैधानिक है, संवैधानिक अधिकारी संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ ना किसी में, तो है संवैधानिक अधिकारी। अब बताओ आरटीआई एक्ट हमारे पास, आरटीआई एक्ट हमने किसी अनुच्छेद में थोड़ा छाया जोड़ा उसे, तो इसका मतलब हमारे पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, सांविधिक अधिकार है, याद रहेगी बात है, सांविधिक। अब देखो यहां ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ, सकारात्मक विधि या साधारण विधि किसे कहते हैं, सकारात्मक विधि या साधारण विधि। देखो सकारात्मक विधि कैसे कहते हैं हमारे पास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लॉ कहते हैं, इसे साधारण विधि कहते हैं, ऑर्डिनरी लॉ जिसे कहते हैं। ऑर्डिनरी लॉ किसे कहते हैं कि द्वारा बनाए गए अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, और आरटीआई एक्ट होगा हमारे पास 2005 का, उपभोक्ता का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का भी होगा, 1986 का भी होगा, जिसे हम कोपरा एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद फंडामेंट, मौलिक अधिकारों के मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, ये मौलिक अधिकार ही क्यों कहलाते हैं, इस पर टिप्पणी है पेपर में 20 नंबर में लिखने, 20 शब्दों में लिखने को, 20 25 30 शब्दों में, लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस जैसा एग्जाम हो, तो मैंने इसके बारे में तुमको समझा रखा, देख लो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं हमारे, अमेरिकी संविधान से ले रखे हमने, घराने कर रखे, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ऐसा लिखना तुम। अमेरिका के संविधान में 1787 में बनाया गया था जब अमेरिका संविधान, वहां बिल ऑफ राइट्स कहते नहीं बिल ऑफ राइट्स, जैसी संकल्पना भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं थी, सही बात है, यह संकल्पना संविधान संशोधन के पश्चात जोड़ी गई, परंतु भारतीय संविधान में इसका निर्माण करते समय मौलिक अधिकारों को उल्लेखित किया गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक तो अमेरिका का संविधान होगा, एक भारत का संविधान होगा। अमेरिका का संविधान जब बनाया गया ना 1787 में, तब उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स डायरेक्ट नहीं जोड़ दिए गए थे। जब हमारा संविधान बनाया गया ना, मौलिक अधिकार है ना, वो डायरेक्ट जोड़े गए, मूल रूप से प्राप्त हुए, अमेरिका वालों को बाद में प्राप्त हुए 100-150 साल बाद, सही बात है। बिल ऑफ राइट्स डायरेक्ट नहीं जोड़े गए, समय के साथ अनुभव हुआ कि व्यक्ति के पास इस तरह के अधिकार होने चाहिए, उन्हें बाद में जोड़ा गया। हमारे संविधान की क्या खास बात है, हमारे संविधान में मूल रूप से, ठीक है, बस तुम्हें पका पकाया हलवा दे दिया, ले बेटा खाओ जाकर, इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत नहीं है। भाग 3 में हमने मूल रूप से जोड़े, यही खास बात है हमारे पास, हमारे इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, इसलिए हमारे मौलिक अधिकार मौलिक, क्योंकि हमारे मौलिकता के आधार पर जब हमें संविधान मिला तो उसके अंदर पहले से जो मौलिक अधिकार उपस्थित थे, सही बात है, प्रेजेंट थे, फंडामेंटल राइट्स पहले थे उसके अंदर। समझ में क्या कहा तुम, एक गुत्थी सुलझने का सुलझ गया, ठीक। क्या होगा, बुद्धि नहीं कह रहा, गुत्थी कहते हैं सर, ये अनसुलझे मुद्दे समझ में आ रहे हैं, इसलिए तो भारत के संविधान को भी वकीलों का स्वर्ग कहा जा, क्योंकि वकीलों को ज्यादा समझ में आए। वैसे तो देखो, वैसे तो सभी प्रकार के अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, जितने प्रकार के अधिकार हो ना, कोई सा भी अधिकार हो, सभी प्रकार के अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अगर किसी मनुष्य का, सही बात है, अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना तो उसके पास राइट्स होने चाहिए, और कोई सा भी राइट्स हो उसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ करेगा ही करेगा, सहायक होगा ही होगा, हेल्प करने वाला होगा, सपोर्ट करने वाला होगा, याद रहे ये बात है। परंतु मौलिक अधिकार कुछ ज्यादा समर्थन देते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सर्वाधिक सहायक होते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स ज्यादा महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई सा भी राइट्स लिखा हुआ, सब तो तुम्हारा विकास होगा, जितना कि फंडामेंटल राइट्स होगा इतना किसी से नहीं होगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान से चाह भी छेड़ नहीं सकते, क्यों, भारतीय संविधान के अंदर उन्हें बदलने के लिए स्पेशल प्रावधान,
अनुच्छेद 368 की जटिल प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। ये जो हमारे मौलिक अधिकार है ये हमारे कठोर प्रावधान की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जानबूझकर कठोर बनाया है ना, ताकि व्यक्ति के अधिकारों को बचाया जा सके, तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके, इसलिए जानबूझ के बचाया मैंने। ऐसे ऐसी जगह रख रखा है। अम्बेडकर पहले ही बहुत तेज थे। सर्वांगीण, ध्यान से अच्छे तरीके से, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और दार्शनिक इत्यादि विकास थे। जितने भी प्रकार के विकास है उसे बोलते हैं सर्वांगीण विकास। हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, या कंप्रेसिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल क्यों किया गया? जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ये, इसके अंदर मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को क्यों शामिल करा गया, क्यों ले गए सर? ये भी हमारे पास एक फैसेट था चर्चा करने के लिए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल क्यों किया गया। क्यों किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित कारणों से शामिल करा गया। कौन कौन से कारण है समझ लो। पहला, समझ लो, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का कारण था सरकारों को निरंकुश होने से बचाना। अगर ये मौलिक अधिकारों को हम नहीं शामिल करते ना तो सरकार कभी की निरंकुश हो जाती और कभी भी तुम्हारे अधिकारों का हनन करती, मन चाहे काम कर, मन माने काम करती, और तुम्हारे जो अधिकार है फिर उनका हनन होता। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी हो जाती जैसी चाइना की डेमोक्रेसी। एक ही ही पार्टी चुनाव लड़ती, वही जीत जाती है, वही दूसरा कोई खड़ा भी नहीं होता। इसलिए मौलिक अधिकार यहाँ बहुत जरूरी थे। समझने की बात है। तो मौलिक अधिकार कुछ पता लग चुका है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या कारण है? पहला कारण पता लग चुका है, क्यों? ताकि सरकारों को निरंकुश होने से बचाना, इसलिए शामिल करा गया। दूसरे नंबर का जो हमारे पास है मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक कारण यह भी है, कौन सा? कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर जाए। जब भी मैं सर्वांगीण विकास की बात करता हूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करता हूँ, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हर प्रकार के जो डेवलपमेंट वो हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। याद रही बात है। जितने प्रकार के विकास है सर्वांगीण विकास कहलाते हैं। 2 पॉइंट बताए मैंने तुम्हें, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर जगह क्यों दी गई। सही बात है। पहला तरीका बता दें, पॉइंट लिखना पड़ेगा तुम्हें। पहला तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर, हाँ, दूसरी भाषा में कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था को चोट करना। जो मोनार्की सिस्टम बना हुआ था ना उसे डिस्ट्रॉय करा जा सके। मोनार्की राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विनाश किया जा सके। सही बात है, क्योंकि लोकतंत्र जैसी विचारधारा सबसे लिए सबसे बेस्ट हो। लोकतंत्र जैसी जो विचारधारा हो, व्यक्ति को शोषण होने से बचाया जा सके, व्यक्ति का शोषण होने से बचाया जा सके। 3 पॉइंट तो याद होंगे, लिखने का जरूर मौका मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर देखो, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। ध्यान से सुनना, ये लाइन पेपर में सेम पूछ रखी पेपर में। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हो? ये लिखा मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार पहले बताओ किसे दिए गए? राज्य को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए। सही बात, मैं राज्य हूं और तुम कौन हो? अब मौलिक अधिकार बताओ किसके पास है? तो मुझे तो दिक्कत होगी, तो ये तो मेरे विरुद्ध हो गए ना, क्योंकि मेरे हाथ पैर काट दिए। सही बात, तुम अधिकार दे गए, हम जा रहे हो, कम पढ़ती हैं, जाओ। सही बात है, खाना खुना ले आता नहीं तू। सही बात है, गलत बात है ना। यहाँ जी ना मोमो ना पिज्जा मंगवाया ना मोमो, इतने दिन तक भूख के बढ़ आ रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे कह रहे ना जोमेटो वाला आया तुम्हारा, ये हाथ काट दिए तुम्हारे, मेरे हाथ काट दिए। क्यों? तो जो तुम्हारे पास जो मौलिक अधिकार है ना वो मेरे विरुद्ध प्राप्त है। जो तुम्हारे पास मौलिक अधिकार है वो मेरे विरुद्ध प्राप्त है। समझने की बात? तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा ही तो है। पूछा ऐसी ऐसे मैंने पूछा। और तुम व्यक्ति के लिए सकारात्मक, जो नागरिक है नागरिकों के लिए सकारात्मक अवधारणा और राज्य के लिए। लेकिन जो डीपीएसपी है हमारे, डीपीएसपी का नाम सुना तुम्हारा? हाँ, अब राज्य निर्देश तत्व वे किसके लिए? राज्य के लिए दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश राज्य को कह रखा है ये काम करते हुए ध्यान रखते हुए करो। एक अधिकार और एक हमारे कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य राज्य के विरुद्ध नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध और राज्य के पक्ष में। सही बात है, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सके, वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके हमारा। इसलिए हम वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वे तो राज्य के विरुद्ध, तो व्यक्ति के विरुद्ध। सही बात है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, और लेकिन जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध। याद रहेगी बात है। देखो, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक नकारात्मक अवधारणा है तथा व्यक्तियों के लिए सकारात्मक अवधारणा है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त नकारात्मक अवधारणा है, जितने भी मौलिक अधिकार हमारे पास। परंतु कुछ मौलिक अधिकार राज्य, व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे जो राज्य, व्यक्तियों और संस्थाओं
विरुद्ध प्राप्त। जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, 23, 24 में दिए गए अधिकार, ये कुछ मौलिक अधिकार हमारे पास है। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सिविल लाइन पेपर में पूछ रहा, उठा के जाएगा पूछे ना। मौलिक अधिकार न राज्य, व्यक्ति और संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नकारात्मक अवधारणा, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे राज्य से राज्य तो साथ साथ है ही नकारात्मक अवधारणा, वो व्यक्ति के विरुद्ध भी है। व्यक्ति भी चाह, व्यक्ति जो तुम्हारे पास मौलिक अधिकार है, सबके पास, तुम्हारे पास तो कोई छोटी कैटेगरी से आ रहा है ना, तो थोड़े तुम दूसरे के साथ भेदभाव करोगे जाकर, तो हम व्यक्तिगत संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त हो। थोड़ा में किसी संस्थान में घुसने नहीं जाने का, तुम लोअर कास्ट हो तो वहां पढ़ने नहीं जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास कुछ मौलिक अधिकारों के अंदर भी ऐसे मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध है ही सारे के सारे हैं। राज्य कभी भी ये काम नहीं करने का। अब देखो मैं क्या पढ़ाऊंगा, राज्य का कभी कोई धर्म नहीं होने का, राज्य कभी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देने का। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ राज्य फिर भी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है। राज्य कभी भी लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करने का, चलो वो तो करते ही नहीं, खैर लिंग जाति, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करने का, धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करने का। सही बात यही तो कह रखा है। तो किसके विरुद्ध है ये? राज्य के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे वे व्यक्ति के साथ साथ संस्थाओं के विरुद्ध भी है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, तुम कोई भी भारत का संस्थान हो, बड़ा हो छोटा हो, वो चाहकर भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तू नहीं कह सकता तुम छोटी जाति के जाओ भाई, तुम्हारे में एडमिशन नहीं मिलने का, हिम्मत नहीं है किसी की। समझ बात है? कहीं चले जाओ देश के किसी भी कोने के अंदर लोग, लेकिन लोग फिर भी मानसिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति है। लोग आज भी कहते हैं ये तो लोअर कास्ट के व्यक्ति है, छोटी जात के व्यक्ति है, इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये सब मानसिकता के शिकार, पुरानी मानसिकता के। आज भी वही जी रहे, 1947 के अंदर जी रहे हैं, 1947 से पहले जी रहे। देश का संविधान लागू हो चुका, महामूर्ख आदमी हो। 15 हो गए, 15(2), 17 हो गए और 23, 24 हो गए। ये व्यक्ति और संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है। कैसे? जब आगे पढ़ेंगे ना इस चीज को समझेंगे। ये आसान चीज तो कोई भी समझा के चला जा। सही बात है, जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत एडी चोटी का जोड़ लगाया था, पता नहीं कहाँ तो कौन से किताबें निकाल ली थी। समझ में आई बात है? समझो मौलिक अधिकारों पर दी गई कुछ सुंदर टिप्पणियां भी हैं। कुछ लोगों ने कमेंट कराई कि टिप्पणियां पूछ जा। प्रसिद्ध व्यक्ति ग्रेनिमिल ऑस्टिन है, ठीक, बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ, लेकिन भारत के नहीं है, ग्रेनिमिल ऑस्टिन। इन्होंने कमेंट करा था जो मौलिक अधिकार है ना, भारतीय संविधान का आधार स्तंभ। कितना बड़ा सही बात है। वो देखो लो, भारतीय संविधान ना मौलिक अधिकारों के ऊपर ही खड़ा हुआ, मौलिक अधिकार हटा तो भारतीय संविधान भेज जाएगा। इतनी बड़ी बात कह दी। तो ग्रेनिमिल ऑस्टिन का नाम याद रखना कि उसने क्या कमेंट करा। कमेंट उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का आधार स्तंभ। सही बात है। आधार स्तंभ क्या है? मेन पिलर है। मेन पिलर किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। बेस पिलर जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर जाओ, भारत सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट करा, सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर उपस्थित मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। किसे किसे कहा? पता किसने कहा? मौलिक अधिकारों को कहा अंतरात्मा, और डीपीएसपी को, दोनों को कहा भारतीय संविधान की अंतरात्मा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सही बात है। तथा भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग भी मान लिया, उसका तो मानना गई, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने का। केशवानंद भारती केस में जो कहा था, वो कह रहा है ये जो डीपीएसपी हो गए, डीपीएससी में तो राज्य के नीति तत्व, जब तुम भाग 4 पढ़ोगे, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ोगे, वो एक भाग बन चुका पूरा का पूरा। वो भाग और ये भाग 3, दोनों के दोनों भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 16वें आत्मा में, अंतरात्मा इसकी है। सही बात है। अच्छा, और देखो, मूल अधिकार कार्यपालिका विधायिका की शक्ति को सीमित करते हैं। याद रखना है बात, ये पेपर में पूछी जाती है ऐसे। जो मूल अधिकार हो हमारे पास, मूल अधिकार को है मौलिक अधिकार का हो, ये कार्यपालिका हो हमारे पास, एग्जीक्यूटिव हो, ये हमारे पास लेजिस्लेटिव हो, की शक्तियों को सीमित करते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर कल को जो हमारे पास ये विधायिका होगी, कुछ भी ऐसा कानून पास करना होगा तो उसके लिए एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। विशेष बहुमत चाहिए, और वो 2/3 बहुमत चाहिए, और 3/64 की कितनी बड़ी प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। जहाँ कभी मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा सीट चाहिए, 400, 450, 450 सीटें चाहिए। इतनी है नहीं सरकारों के पास। तो वहाँ सरकारों को कोई भी बिल पास करना है, मौलिक अधिकारों में कुछ भी बदलाव करना हो, इतनी जटिल प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। तो बताओ, राज्य के अधिकार, उसके राज्य का मतलब यहाँ हमारे पास विधायिका और कार्यपालिका, उनके अधिकार सीमित नहीं कर दिए। किसने कर दिए? मौलिक अधिकारों ने, मूल अधिकारों ने। ये बात सही है। और इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो जब तो उनकी निरंकुशता पर रोक लगाया जाए उनकी। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार बहुत जरूरी है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सही है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। कौन? हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। याद रहेगी बात ये। अच्छा,
अब हमारे पास जो मौलिक अधिकार है ये तो तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा फिर भी तुम्हारे याद करवाता हूँ, फिर मैं सुनूंगा मैं इनका क्या क्या है। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का जो वर्ग है ना, बहुत ध्यान से समझना, इनसे भी डायरेक्ट सवाल पूछे पेपर में डायरेक्ट, क्योंकि बच्चों के याद ही नहीं होती। देखो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। वर्गीकरण का मतलब क्या हो? क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। 12 से लेकर 35 तक क्यों? अपनी सुविधा अनुसार बैठा हमने, ठीक है। अब बहुत जरूरी हो, क्योंकि हर व्यक्ति का इसका देखने का नजरिया अलग हो। वो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में सवाल पूछेगा। यूनियन के एक लाइन टू लाइन याद कर ली, वो कभी भी नहीं पूछता। यूपीएससी या कोई भी कमीशन हो, वो इस तरह का सवाल पूछता ही नहीं। अच्छा, वो पूछेगा इसका ब्रॉड, इसका मौलिक अधिकारों को देखने का नजरिया क्या है। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ मौलिक अधिकारों को, शायद ही कोई देखेगा इसमें। सही बात है, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ, और पेपर में वही सवाल आएगा, उस पर लिख भी सकते हो और बता भी सकते हो। सही, 12 से लेकर 35 तक के जो मौलिक आदत, उसमें देखने का नजरिया क्या होगा, मेरा क्या नजरिया होगा, क्योंकि मेरा जो नजरिया होगा वही कमीशन का नजरिया होगा, जो भी जिस पेपर जिस कमीशन का तुम पेपर देने जाओगे। अच्छा चलो, ध्यान रखिएगा ना अच्छे तरीके से। इसे पहले नंबर पर एक बार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक बच्चे से मैंने पूछ रहा, मैंने बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? जी गुरुजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। मैंने कहा बताओ मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हो? तू कही तो मैंने आज तक भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा तेरा नंबर नहीं, मैंने कहा तेरा नंबर नहीं आता फिर। मैंने कहा मौलिक अधिकारों को परिधीय वर्ग क्या हो? मुझे ये तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ रखे ना, ऊपर से पढ़ने का काम नहीं होता। सही बात है, क्योंकि गुणवत्ता में कभी कमी होनी चाहिए। बड़ी क्लासों में टाइम जरूर लगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के विचारधारा जनरेट हो, बार बार इसी चीज को पढ़ना पड़े। ठीक, तुमने ये चीजें एक बार पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगा बहुत कुछ बाकी है। चलो पहले नंबर पर उसका नाम हमारे पास पेरिफेरियल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पेरिफेरियल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12-13, आर्टिकल 12-13 मौलिक अधिकारों के परिधीय वर्ग में हुआ। बच्चों तो इतना ही पूछ रहे, इस पे चक्कर रखा था कि मौलिक अधिकारों को परिधीय वर्ग में क्या क्या हुआ। अब ऑप्शन में बना के देख चला जा। 12-13 तुम्हें तो पता, उन्हें नहीं पता, पूछ कर देखो कि हवा खराब हो जाए उनकी, और याद करो बैठे हुए सारा। मैंने पता है मेरा क्या लेते हैं, पूछता ही नहीं, क्योंकि 12-13 को जब तुम पढ़ोगे भी तो बताऊंगा इन्हें परिधीय वर्ग क्यों कहते हैं। परिधि का मतलब एक सरकमटेंस निर्धारित करते हैं, इसके बाहर तुम्हें जाना नहीं, पूरी परिधि खींचते हैं। मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग बोल रहे। ठीक, 13 भी सही है हमारे पास। 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात करेगी, एक अनुच्छेद में बात करेंगे हमें भी। तो पहले जितने भी मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक बांट लेते हैं। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग, इसे कहते हैं पेरिफेरियल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट। दूसरे नंबर पर मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग। मौलिक अधिकार कितने थे हमारे पास पहले? 7, एक कम होगा, संपत्ति का आधार हटा दिया हमने, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया। अब कितने मौलिक अधिकार बच गए हमारे पास? अब भारत के संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स, और वे 6 के 6 कुछ इस प्रकार है, नीचे लिख रखे हैं 6 के 6, और यही तुम्हें याद करने फटाफट। अभी ये 6 के 6 मौलिक अधिकार जुबान पर रिटर्न चाहिए, कौन कौन सा मौलिक अधिकार कहाँ तक, पहले समझ लो। इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में याद करने। इसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर राइट टू फ्रीडम, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट टू अगेंस्ट, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण का अधिकार, शोषण करोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही बात है, 23 से लेकर कहाँ तक? 24 तक। उसके बाद हमारे पास राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। केवल इतने से अनुच्छेद को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जितने में हम रेट पढ़ा ना, रेट पढ़ा, सही बात है, रेट पढ़ा, सारी रेट अनुच्छेद 32 में है। हम समझेंगे इस बात, तमीज से समझेंगे, होश होगा सारा का सारा। चलो मैं तुम्हें फिर समझाने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर हमने समझा मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग, 12 और 13, 12 और 13, अब 12-13 को भी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पढ़ा हमने मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट, इंग्लिश में मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? कितने कम कर दिया? 6 कम कर दिए। जो कम करा वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा करा? वो कब हुआ?
अब कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6 में पहला कहाँ तक? 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक इंग्लिश में नाम बताओ। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर कहाँ तक? फिर दूसरे नंबर पर क्या बताया था? राइट टू फ्रीडम 18 से लेकर कहाँ तक? 19 से 22 तक। 19 से 22 याद रहेगी बात है। तीसरे नंबर पर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो सारे सब कुछ बदल देंगे तुम इंग्लिश में नाम एक 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद हमारे पास राइट टू रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अब कौन था 32? ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 32। किसने कहा? लेकिन हम समझना भी तो, इस चीज को भी समझना हम ये क्या है थोड़ा सा, लेकिन पहले आगे बता दो और क्या है। इसके बाद अभी डिटेल पे आने, डिटेल आने इसका। पहले उन्होंने बताओ 6 के 6 याद हो गए क्या? चलो चलो 6 से सुनो, इंग्लिश में सुनो। पहला तो हो गया समानता का अधिकार, जैसे बोलेंगे राइट टू इक्वालिटी। दूसरा हो गया स्वतंत्रता, मतलब इसे बोलेंगे राइट टू फ्रीडम। फिर एक का शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे बोलेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद था वो शिक्षा का अधिकार ना, धार्मिक स्वतंत्रता का, इसे बोलेंगे राइट टू रिलीजन। इसके बाद था वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसे बोलेंगे राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर एंड एजुकेशन। सो लास्ट वाला ये था वो क्या बोला था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 38। बता सबसे छठे नंबर का मौलिक अधिकार कौन सा हमारा? वो क्या बोला? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वेरो इंग्लिश उससे पहले वाला अधिकार बता कौन सा था? 5वें नंबर का मौलिक अधिकार हिंदी में बता। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए वैसे। ठीक है चले बता 25-26 बता कौन सा था? तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार, चौथे नंबर का वाला। इंग्लिश में नाम बता। उससे पहले बता कौन था हमारा? बता उससे पहले कौन था? तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार। इंग्लिश राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा ठीक है। रह गया सब। इसे भी देख लो भाई। देखो इसे बोलते हैं एक्सेप्शन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग। ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आवत जरूर, लेकिन अपवाद की कैटेगरी में हुआ है, एक्सेप्शन है। उसके बाद राइट टू अंडर आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 में दिए गए अधिकार। ये मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की शक्ति संसद के पास है। यानी मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कैसे होगा वह शक्ति बता किसके पास है? संसद के पास। पार्लियामेंट सुप्रीम हमारे यहाँ से वो बता कि
क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। अनुच्छेद 35 अकेला जो संसद को दे रखा है पावर, पार्लियामेंट को दे रखी पावर हमारे पास। ये हमारे पास ये एक्सेप्शंस एक्सेप्शन एरर भी कह सकते हैं, एरर त्रुटि गलती। अच्छा, ये मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में आते हैं। अपवादित वर्ग का मतलब एक्सेप्शंस हो। एक तो हमारे पास अनुच्छेद 31A होगा, अनुच्छेद 31B होगा, 31C होगा, 33 होगा, 34 होगा, 358 होगा, 359 होगा। ये मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में आते हैं। बच्चे तो पूछे तो बस रख जाओ उनकी, पर तो उन्होंने पूरा का पूरा रख रखा है। कुछ मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग कौन था कुछ नहीं पता हूँ, समझ में यही बात है। चलो देखो क्या लिखा वहां, मौलिक अधिकारों में संशोधनीयता। अब हम सवाल डिबेट इसी चीज को लेकर कि क्या हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। क्या टाइम होगा, 8 बजे पूरे पूरे। तो फिर हम कल को यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे होगा। ठीक है, अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से सही है। ठीक है, कल की क्लास यहीं से स्टार्ट होगी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे होगा। चलो बात ना करो, चुप हो जाओ। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, बात ना करो। हम क्या पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। ध्यान से बिल्कुल प्यार के साथ समझना, क्योंकि बहुत पेचीदे चैप्टर समझ रहे हो तुम। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे पास मौलिक अधिकार समझ रहे थे तुम। क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा समरी कर दूं मौलिक अधिकार के बारे में। हम क्या क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार की क्या खास बात है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान के अंदर ये है कौन से, भाग 3, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 उसके अंदर में मौजूद है। आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेकर 35 तक मौजूद है। ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेकर 35 तक मौजूद है। सही बात है, ये मैंने पढ़ लिया था। मैंने कहा हमने इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है अध्ययन की सुविधा के लिए। इनका क्लासिफिकेशन जिस तरीके से मैंने समझाया ना, डेप्थ में जाएगा, ऐसे किताबों भी नहीं है, एक लेवल ऊपर और लक्ष्मीकांत में भी ऐसा नहीं है। इस तरह से मैंने उसका डिवीजन कर रखा है, डिवाइड कर रखा है उसको, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक, पूछ ले तो फंस रख जा किसी की बच्चे की, ये क्या है, और यही है पेपर में। देखो कैसे मैंने इसका डिवीजन करा, देखो यो कर रखा मैंने इसका डिवीजन। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम बांट दिया पहले नंबर पर, सुनूंगा मैंने क्या क्या बताया था। पहले नंबर पर जितनी मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, इसे भाग 3 में बांट लिया था मैंने। भाग 3 तो है ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अंदर ये समझ लो हमने कुछ शुरू के जो 2 अनुच्छेद 12 और 13, आर्टिकल 12 और 13 उसका नाम दिया पेरिफेरल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या नाम दिया, देखो क्या नाम दिया, यदि पेरिफेरल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरे नंबर पर जब हम मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सब बच्चे पढ़ने बैठता, 7 मौलिक अधिकार है पहले, अब जब 6 हो गए, ये वो फलाना नियम का 44। अरे वहां तो सवाल ही नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं मौलिक अधिकार किस तरह पढ़ने हैं, मौलिक अधिकारों को पढ़ने का तरीका क्या है वो पता ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का तरीका क्या है। पूछ लिया तो मौलिक अधिकारों को परिधि वर्ग क्या होगा, तुमने कोई पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ोगे भी कैसे। अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ने के बाद यही बात पड़ती तो वो परिधीय वर्ग की कैटेगरी में हो, सरकमटेंस खींचता हो पूरा का पूरा, कि तुम्हें इस चीज से बाहर नहीं जाना, राज्य की ये परिभाषा हो, इससे बाहर नहीं जाना पूरा का पूरा। 13 को भी पढ़ोगे कि इसका दायरा यहाँ तक है, सिर्फ जुडिशियल रिव्यू की बात कर रखी उसके अंदर, अनुच्छेद 13 के अंदर। जब किसी बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करे ना, जैसे एग्जाम की तैयारी करे, 100 तक अनुच्छेद उसकी जुबान पर होना चाहिए। जुबान पर कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ, कौन से आर्टिकल है, समझ में आई बात। या और ऐसा कर क्या बोलते हैं, पेरिफेरल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग। 12 और 13, 12 में किसे परिभाषित कर रखा है, राज्य शब्द को। स्टेट की डेफिनेशन बता रखी, स्टेट वर्ड है ना, स्टेट जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है, डिफाइन कर रखा है उसे, याद रहेगी बात है। अनुच्छेद 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर पता क्या है, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रखी। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन जिसे कहते हैं, न्यायिक समीक्षा की बात कर रखी। क्या हो न्यायिक समीक्षा, जाना नहीं करो उभर गई मेन कर। दूसरे नंबर पर हमारे पास हमने जो हम समझ रहे थे, जिस पर हम बात कर रहे थे, दूसरे नंबर पर हमारे पास मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पास 14 से लेकर हमारे पास जाएंगे 29-30 तक, 30 तक जाएगा बल्कि, तो समझो हमारे पास वो मेन क्लास फंडामेंटल राइट्स वही है हमारे पास, 30 तक जो जाने की कोशिश करेगा। कभी 32-20 के अंदर जा, हमारे पास जो मौलिक अधिकार है ना, इसके अंदर टोटल मौलिक अधिकार पता कितने हैं यार, बड़ी इतनी छोटी क्यों होगी, पागल होगी क्या। हाँ
चले अब देखो ध्यान से सुनो, रेड कलर वाले, ठीक, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी। मौलिक अधिकार हमारे पास कितने मौलिक अधिकार कितने थे पहले बताओ? 7। एक घटा दिया कितना बैठेगा हमारे पास? 6। अब 6 मौलिक अधिकार हमारे पास। अब जो 6 मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों में कल सामान्य वर्ग बोल रहे, मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हमारे। हम मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण पढ़ रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे। मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को समझने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में बांट लिया हमने। पहले नंबर पर कहा मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग, मौलिक अधिकार दिख रहा है इसके अंदर, मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग, जो हमारे पास मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे पास पेरिफेरल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो हमारे पास मौलिक अधिकारों का जो परिधीय वर्ग है, इसमें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय हमारे पास मौजूद है। संपत्ति का अधिकार हमने रिमूव कर दिया, रिमूव नहीं करा, उसे रिप्लेस कर दिया। 300 एम लेके उठाकर, 301 एम लेके उठाकर, 300 एम उठाकर जाकर रख दिया, क्योंकि हम संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास हो, पार्लियामेंट के पास हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, उसकी शक्ति जो पावर होगी, संविधान में संशोधन करने की शक्ति होगी, और पार्लियामेंट के पास होगी, संसद के पास होगी, उसमें संशोधन कर सकती है। समझ नहीं बात है? इतनी पावर है उसके पास। यही बात अनुच्छेद 35 में लिखी हुई, 35 के अंदर लिखी हुई सारी बातें तुम्हें जुबान पर टूट जाइए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन करा हमने, संपत्ति के अधिकारों को हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। अब जब संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया, इसका कारण क्या था? हम चाहते थे एक वेलफेयर स्टेट बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने के लिए संपत्ति के अधिकारों को हटाना बहुत जरूरी था। क्यों था जरूरी? इसलिए था जो ना लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में, जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में, वेलफेयर स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर बैरियर बनना था। बैरियर मतलब बाधा बनने का काम कर रहा था। जब भी हम रोड बनाने चलते थे, भारत के लोग कहते थे कि यार ये तो मेरी जमीन है, मैं जमीन नहीं जाने देने का, संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। इंदिरा गांधी को गुस्सा आया और 1978 में का बदलाव कर दिया, ये पड़ा तेरा मौलिक अधिकार। सही बात है, सही बात है एकदम। तुरंत सुना ना, मौलिक अधिकार वगैरह जा जो करना कर, मौलिक अधिकारों से उठा कर तो वहां लेके जाए तो 300 एम उठा कर रख दिया। समझ आई बात? अपने सचिव को रखती थी जरा बेटा, उन्होंने कहा अच्छा क्या करना? तो कह रहे मैडम रोज भी रोज जब सड़क बनाने जाओ भी आंदोलन कर दो, कह रहे मौलिक अधिकार हमारा, तो मौलिक अधिकार तुम बता नहीं सकते। पहले तुम पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ये मौलिक अधिकार है, पहले बताता तू मुझे। अच्छा बता क्या करूं? मैडम इसमें तो बदलाव नहीं कर सकते, जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। उसने कहा क्या करना पड़ेगा कि ये सुन, जटिल प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या हो, जटिल प्रक्रिया क्या हो? मैडम संविधान में संशोधन करने खातिर ये तो भाग 3 में रखा हुआ, भाग 3 को तो कोई छेड़ भी नहीं सकता। उसने कहा अच्छा बात है, हम छेड़ेंगे। क्या लिखा हुआ? उसने कहा ये लिखा हुआ संविधान में संशोधन करना जटिल प्रावधान है तो चांस तो है। हाँ, कितने हमारे पास कितने एमपी? लोकसभा में इतने, राज्यसभा में इतने। दूसरी पार्टी खरीद लो दूसरी पार्टी खरीद लो, खरीद बिक्री होती होती। होस्ट ट्रेडिंग बोल रहे तो स्टैंप, होस्ट ट्रेडिंग। जब एमपी और एमएलए खरीदे जाने बेचे जाओ, उसे होस्ट ट्रेडिंग बोल लो, होस्ट ट्रेडिंग। तो एमपी एमएलए की होस्ट ट्रेडिंग होती, रातों रात 5 करोड़ में एमएलए खरीद लिया, सही 20 करोड़ में एमएलए खरीद लिया, 50 करोड़ में एमएलए खरीद लिया, इस तरह कर। इंदिरा गांधी थी पहली बार किसी महिला का तुम ताकत आई थी। समझ आई बात है? वो पड़ा सारा मौलिक अधिकार है, पड़ा 300 में जाकर, ठीक है। रातों रात बदलती है, ऐसे ही बदल देती है, बस डेंजरस थी। याद रहेगी बात ये। अब उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो? जी हम भारत के नागरिक है। अच्छा सुनो मेरी बात, अब तुम्हारे पास 6 मौलिक अधिकार है। उसने कौन कौन से? पहला अधिकार याद होना चाहिए, तुम जुबान पर होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार पहला याद होगा, समानता का अधिकार इंग्लिश में हिंदी में। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हो गया मेरे पास, समानता का अधिकार हो 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम होगा मेरे पास 19 से लेकर 22 तक। 2 याद हो गए। दूसरा क्या बताओ? तीसरा राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 याद है किया? पूछे जाओ, बार बार पूछे जाओ। उसके बाद हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन फ्रीडम। अरे यार मेरी मर्जी में कोई सा धर्म मानो, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? कोई नहीं रोक सकता। तुम कोई सा धर्म मानो, तुम ईसाई बन जाओ, तुम मोमडन बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ, कोई बन जाओ, तुम यार सिख बन जाओ, कोई नहीं रोकने का। तुम्हारे पास धार्मिक स्वतंत्रता, कोई रोकता भी नहीं। सही बात है, क्यों रोकेगा तुम? देखो यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमारे पास, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जिसे बोलते हैं। देखो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तुम अपनी शिक्षा ना दो यार, तुम्हारा हिंदू धर्म है ना, दो अपने हिंदू धर्म के हिसाब से शिक्षा तुम, ठीक है, तुम दे सकते हो, तुम नागरिक हो, तुम दे सकते हो, राज्य नहीं दे सकता। राज्य कभी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। राज्य के भी नियम समझेंगे, राज्य को क्या निर्देश दिए गए, जो राज्य को नीति निर्देश दिए गए ना, वे भाग 4 में रखे हुए, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोल रहा, उन्हें बोला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सही में डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे खतरनाक चीज है, इससे बार बार सवाल पूछे यूपीएससी, बार बार पूछेगा सर। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कहा अनुच्छेद 32 अगर ना हो ना तो पूरा मौलिक अधिकार क्या भाग 1 क्या 22 के 22 भाग अधूरे अनुच्छेद 32 के बिना। खाली एक अनुच्छेद को कहा ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 के अंदर 6 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट के पास। 6 प्रकार की रिटें ना, 5 प्रकार की रिटें कौन जारी कर सकता? सुप्रीम कोर्ट। रिट का मतलब पता क्या हो? रिट का मतलब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा ना, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता। तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकते हो अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अगर तुमने कहा ना कि मुझे ना ये समानता का अधिकार नहीं हो रहा, तुम किसी कुएं में पानी भरने चले गए, कुआं तो है ही नहीं, किसी टंकी में पानी पीने चले गए, तुम कोई सी भी जाति के, तुम छोटी जाति के, तुम और तुम्हें कोई पानी नहीं पीने दे रहा, चल भाग यहाँ तो शूद्र पर जाति की। सही बात, ऐसे कह देना, इस तरह करोगे कुछ पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कह दिया तुम तो ये समझ जाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होगी तुम्हारी, सबसे पहले होगी तुम्हारी सुनवाई। समझ बात है, ठीक, याद रखना बात है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं वैसे, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे लिखा हुआ है, वो तो बताओ। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जिसे कहते हैं, आजादी तुम्हारे पास, अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हारे पास। पढ़ेंगे तो तमीज तो सरन देर तक उनका खाना ए टू जेड। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है यार, कोई भी चाहकर तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, उसके खिलाफ तुम आवाज उठा सकते हो, वो तुम्हारा खुद का अधिकार है। ये भी हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा धर्म अपनाओ, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें देश के अंदर, कहीं भी, किसी भी कोने में, कहीं भी चले जाओ। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यार तुम हिंदू धर्म के हो ना, दो तुम अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा, अपने धर्म के हिसाब से शिक्षा दो, तुम खोल लो, तुम अपना एक अलग इंस्टीट्यूट। लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकार जो बैठी हुई, राज्य सरकार जो बैठी हुई, वो धर्म के हिसाब से देश को चला नहीं सकती। ये तो गलत हो रहा है हमारे यहाँ से, इसका याद रखना बात है। उसके बाद हमारे पास ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये समझेंगे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए एक नया अधिकार आया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब बचाना, रेमेडी जिसे बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, बचाना किसी चीज को। समझ बात है, पता लग रहा क्या हो रहा है? 6 के 6 याद हो गए, ठीक है, मैं सुनता हूँ 6 के 6 क्या है, क्या भला है, देख लो ध्यान लगा के अच्छे तरीके देख लो जल्दी फटाफट, याद हो गए ना, ठीक है। अब मैं सुनने, अब हम कहानी को थोड़ा घबराते हैं, ये देखो क्या हमारे चल थोड़ा सा तो हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे भी पेपर में भर का सवाल पूछे जाए, कैसे सवाल पूछे जाओ ये भी समझ लो, क्या सवाल पूछे जाओ। इसे एक्सेप्शन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, गलती बोलते हैं। पता नहीं मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कैसे चले आए, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते नहीं, इसे मौलिक अधिकार तो बोल लेंगे, लेकिन उसका अपवादित वर्ग बोल लेंगे, क्योंकि ये भी कुछ हम अधिकार देते हैं, राज्य नागरिकों को अधिकार देते हैं, और जब कोई अधिकार नागरिकों को मिल रहे ना, तो कहीं ना कहीं हम मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में रखते हैं। किसी बच्चे तो पूछ रहे हैं ना कि बता मौलिक अधिकार पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग क्या हो, कोई जानकारी नहीं है, और कभी भी लिखना पड़ जाए तुम्हें, कभी भी लिखना पड़ेगा इसके बारे में जाकर। ये मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग लिखा हुआ ना, एक्सेप्शन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यही है हमारे पास। अनुच्छेद 31 हमारे पास, सुधर जा, बड़ा बदतमीज आदमी यार। 31A मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में, 31B मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में, 31C मौलिक अधिकारों के अपवादित, 33, 34 ये लिखा हुआ, 35 नहीं 358, 358, याद कर लो अपवादित वर्ग में कौन कौन सा हुआ। 31 ABC, 31 ABC, 33, 34, 358, 364 अपवादित वर्ग में। बड़ी इच्छा हो रही होगी इनके अंदर जानने की, थोड़ा सा वेट दो, आगे इन पे हम बताएंगे क्या लिखा हुआ इनके अंदर। एक हमारे पास अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35 ये लिखा हुआ नहीं, आर्टिकल राइट टू अंडर आर्टिकल 35, ये हमारे पास यहाँ जो अधिकार दे रखा पूरा का पूरा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करने की शक्ति संसद के पास होगी। क्रियान्वयन कैसे करना, किस तरीके से मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना फंडामेंटल राइट्स का, कैसे लागू हो गए फंडामेंटल राइट्स, पूरी पार्लियामेंट के पास था, संसद के पास। इसका तो फायदा उठाया इंदिरा गांधी ने। वेरी अच्छा, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन करने की शक्ति मेरे पास है। चलो संपत्ति का अधिकार हटा दो, 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार हटा दिया, रिड्यूस कर दिया उसे। सही बात है, रिमूव नहीं करा, उसे कहते हैं रिप्लेस कर दिया, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर कर देना। समझ में आई बात है? अब देखो हमारे पास ये क्या बोला, अब ये बताओ 35 में क्या लिखा हुआ था, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। अब सवाल है इस बात का कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है नहीं कर सकती। ठीक, तुम नहीं बताने के, ना मैं बताने का, ना संसद बताने की। संविधान की समीक्षा करने की शक्ति हो सुप्रीम कोर्ट के पास। समय समय पर कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस गए और उन्होंने साफ साफ बताया कि इस संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संविधान के संसद के पास है या नहीं है। अलग अलग केस, और वे केस बहुत फेमस हुए। कुछ केस तो ऐसे जो बहुत पॉपुलर हुए, अब बच्चों को याद होने चाहिए उन केसों के नाम, कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी। आज भी मौलिक अधिकारों को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, पूरे देश के भारत के 150 करोड़ लोगों के लिए मान्य हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत मायने रखते हैं।
उसके द्वारा कही गई बातें, ठीक है। जो केस है वहां एक केस के नाम से जाना जाते हैं, फेमस केस नाम हो जाओ, उस व्यक्ति का नाम जोड़ दो, संस्था का नाम जोड़ दो जिसके नाम से केस अप्लाई करा गया था उस कोर्ट के अंदर। समझ में आई बात है। हाई कोर्ट के फैसले भी इतने मान्य हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इतने मान्य, पूरे देश में मान्य होंगे, पूरे एक हाई कोर्ट का फैसला। अभी जो हमारे पास सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम, इसकी डेट आगे बढ़ाई गई थी। अब फैसला पता किसने सुनाया था? एमपी हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और देख लो पूरी देश की संस्था की उसकी डेट आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट की भी कितनी बड़ी पावर। यूपीएससी ने अपने फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा इतने बजे, तो 4-5 दिन और बढ़ाया डेट को ताकि तुम फॉर्म भर सको। इतने फायदे मायने रखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले। अभी पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही उत्तराखंड के अंदर, इस टाइम पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही। 2 दिन पहले फैसला आया, रोक लगानी पड़ी, अब पेपर नहीं करवा सकते, परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकते। पहले दूसरे बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिन्हें छोड़ देते उन्होंने दोबारा फिर फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा फिर पुलिस के फॉर्म आएंगे दोबारा। ये हो हाई कोर्ट के फैसले, समझ गए। अब किस चीज को लेकर डिबेट है अभी समझ लो, इसी चीज को लेकर डिबेट है, क्या मौलिक अधिकारों के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। संविधान के जो मौलिक अधिकार पता लगे कहां तक ये मौलिक अधिकार, इनमें संशोधनीयता कैसी है इनकी, इनमें संशोधनीयता का क्या प्रावधान है, अमेंडमेंट कैसे होगा इनके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट कैसे होगा, संविधान में संशोधन कैसे होगा, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे होगा, भाग 3 में संशोधन होगा तो कैसे होगा, और कौन करेगा संविधान में संशोधन। क्या अभी शक्ति है पार्लियामेंट के पास, या संविधान जो हमारी संसद है उसके पास शक्ति है, पावर है उसके पास, और है तो फिर कैसे करेगी बात, ये भी समझना। इसी चीज को लेकर बहस है। मैंने कहा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर नहीं सकती, किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है, साफ साफ कहती है कुछ भी बना के लेकर आओगे कल को तो संसद ऐसा कानून बना दो, जाओ तुम्हारे सारे मौलिक अधिकार हटाए जाते हैं। अगर न्यायपालिका ना होती, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता, हाई कोर्ट ना होते, सुप्रीम कोर्ट ना होता, तो ये तो सारे संसद का सत्यानाश कर देती। ये तो कुछ भी बना देंगे। हाँ पता क्या कहती है न्यायपालिका, बनाओ बेटा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकर आओ मेरे पास। तुम जैसे तुम मेरे पास लेकर आओगे ना, कानून बना के लेकर आओगे, कोई ना कोई तो होगा भारत में जिसे कोर्ट में खींच के लेकर आगा। जो वकील बैठे रहा ना सामने में ले जा खींच कर, जो सामने वकील बैठे रहा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील काम कर रहे, उस केस सरकार ने तो कानून, सरकार ने कानून बना तैयार करा कि भारत के लोगों के सारे मौलिक अधिकार हटाए जा रहे। हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते। हम भारत के संविधान को मानते नहीं, कानून बना दिया उन्होंने, भारत के संविधान के अनुसार ही भारत कानून बनाने, भारत के संविधान को मानते, नया संविधान बना। जैसे अरुण गोयल कह रहे थे कि नए संविधान की जरूरत है, देश को नए संविधान की जरूरत है, पता तो कुछ है नहीं, ये तो लागू नहीं हुआ ढंग से, तो नया संविधान बना दो उन्होंने, ठीक है। अरुण गोयल भी जो राम का रोल निभाया था ना, ये नया संविधान बनाने की बात कर रहे थे। ये संविधान है हमारे पास, ठीक, इसके बेस पर कानून बनाया। कानून कहाँ बनाया, पार्लियामेंट में, संसद में बनाया कानून, बैठ कर लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति साइन भी करवा लिया उन्होंने। पता क्या कानून बनाया, सारे सबके मौलिक अधिकार हटाए जा रहे, बना दिया उन्होंने, बना दिया। कोई जैसा मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाँ भाई दिखाइए बारे क्या कानून, अच्छा ही हो, पूरी कॉपी कटवा ली उसकी, सुप्रीम कोर्ट में लेगा, चैलेंज कर दिया सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, शक्ति है, किस चीज की, जो कानून बनाया उसकी समीक्षा कर नहीं सकती। किसने दी, अनुच्छेद 13 ने दी, न्यायिक पूर्वलोकन से बोल रहा, न्यायिक समीक्षा जिसे बोल रहा, संविधान के आधार पर कानून बनाएगा नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल गया, 2 दिन सुनवाई चली, 3 दिन तक लगातार, 5 जजों की बेंच बैठी, उसने फैसला सुनाया, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के जो सोलिसिटर जनरल हो, जो भारत सरकार का वो हमारे पास क्या बोल रहे हो, अटॉर्नी जनरल हो, एक सोलिसिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल को चढ़ गया बुखार, सोलिसिटर जनरल आया आज, सही बात है, आए कोर्ट में खड़े हुए, कटघरे में खड़े हुए जी हम संविधान लागू नहीं होना चाह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठे थे, चाटे इतने मारूंगा याद रखा है, ठीक है। मतलब कोर्ट का समय खराब करना चाह रहे तुम, जाओ उठाकर उसके 20 पटक उसके मुंह पर मारे, फेंक कर, उसके मुंह पर नहीं मारे, अटॉर्नी जनरल के, सोलिसिटर जनरल के। जब हम सोलिसिटर जनरल को कुछ बात बोल लगे, सरकार के 5 जो ये बैठे ना, 5 जज बैठे हुए, सोलिसिटर जनरल को बात बोल लगे सारी, वो सारी बात पे सरकार को जाकर बताएगा, बाहर निकलते हो मीडिया में बता देगा ये हुआ, या ये लोग बैठे हैं सब बता देगा, बाहर निकल कर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया, ऐतिहासिक फैसला, ऐसे करके, ये तो हो और क्या हो, इतनी पावर देख लो। इसलिए न्यायपालिका को हमने बहुत जबरदस्त की शक्ति दे रखी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, वो वोट लेने के लिए। अच्छा, जो लोग संविधान को नहीं मानते होंगे, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे ना मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों की सोच के इंसान है ना, में छोटी मानसिकता, उनकी जानकारी उनको कुछ है नहीं,
संविधान में संशोधन करने का अर्थ है पता किस चीज में संशोधन करना, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करने का तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करना है। इसका मतलब है जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। संसद उसी प्रकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है जिस प्रकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। वो कितनी बड़ी बात है। संविधान में संशोधन मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन। हमारे पास संविधान की सर्वोच्चता है, वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के बढ़कर हमारे देश में कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूं गीता या संविधान, आंतर संविधान, ऐसे सवाल पूछे जा तुमसे, इंटरव्यू में बैठ के पूछे जा तुमसे, गीता या संविधान, क्यों, वाई, तुमने संविधान क्यों चुना? क्योंकि संविधान के अंदर गीता की भी, कुरान की भी, ग्रंथ की भी, सबकी बात कर रखी। ठीक, एक धर्म को नहीं बढ़ावा दे रहा ना, वो सभी धर्मों को बढ़ावा दे रहा। तो जो एक धर्म को मानने वाले लोग होंगे मैंने कहेंगे गीता गीता, कुरान कुरान, बबीता बबीता के साथ ब्रेकअप होगा भाई। ठीक, तो बताओ हमारे पास जो गवर्नमेंट, एक तो लेजिस्लेटिव हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक जुडिशरी हो। हमारे पास दिख रहा है क्या, चिड़िया का मुंह, जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है हमारे यहां से, क्योंकि सरकार का संसदात्मक स्वरूप है। बनाओ तुम कुछ भी कानून, देखो सुप्रीम कोर्ट कैसे रद्द करता, खच्चा ये पड़ा तुम्हारा कानून। सही बात है। तो बधाई हो कि आपके यहाँ ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार का संसदात्मक स्वरूप। और सरकार का संसदात्मक स्वरूप हम कहां से लेकर आए, ब्रिटेन से लेकर, इंग्लैंड से लेकर आए, इंग्लैंड से लेकर आए सरकार। सही बात है। वहां की सत्ता तो हम पहले ही रूबरू थे। अध्यक्षात्मक स्वरूप अब नहीं अपनाया हमने। अध्यक्षात्मक स्वरूप क्या हो, जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, जहां राष्ट्रपति पावरफुल हो। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1951 में केस चला गया, 1950 में संविधान बना, 51 में, एक साल लगा नहीं पूरा का पूरा। लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर पहुंच गए केस को मौलिक अधिकारों के बारे में। क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1951, शंकरी प्रसाद यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1951 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव जुडिक्शल। इसका मतलब है साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, एक और संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। ये दो शक्तियां, इसका संसद को पता क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर शंकरी प्रसाद यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया में पता संसद, अगर संसद पूरी इतराडी संसद वाले बिगाड़ते हैं, हम योग कर देंगे, बदलाव कर देंगे, ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर लेगा ऐसे, तो ले गए थे शंकरी प्रसाद वाले के, शंकरी प्रसाद वकील तो है ही है भी, चलो ले गए इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा पता हम बताएंगे तू क्या करेगा, तू संसद, हाँ संसद, अब सुन तेरी, अब हमारी सुन, संविधान ने तो शक्ति दे रखी। उसने कहा कैसी शक्ति दे रखी, कौन हो तू, मुझे सरकार ने भेजा, यहाँ खड़े रहते हैं यहाँ। सही बात, इस जज साहब है, जज साहब की बेंच बैठी सामने, तुम संसद हो, हाँ सरकार के पीछे लोग हो, सरकार के पीछे। अच्छा अब मेरी बात सुनना कान खोल कर, तेरे पास दो प्रकार की शक्तियां, तेरे मतलब उसके संसद के, और दो शक्तियां ये थी, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार और एक संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। उसने बता क्या कहा, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल वो हो जो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाओ। जी मेरे समझ में नहीं आया दोनों अधिकार, अब ने क्या बताएं, ठीक है जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। उसने कहा थोड़ा सा समय दे, अभी बता रही है पूरा, ठीक है। साधारण विधायी क्षेत्र अधिकार में विधि आगे हमारे पास अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे के तहत दिया जाने वाला संवैधानिक संशोधन, ये हमारे पास संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, एक साधारण विधायी क्षेत्राधिकार हो, एक संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार हो। ठीक, जब हम संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार हो गए, अनुच्छेद 368 की बात करेंगे। अनुच्छेद 368 में पूरा प्रोसेस समझा रखा है कि कैसे संसद को कितनी शक्ति दे रखी है, संविधान में संशोधन कैसे कर सकती है, उसे बोलो संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। और ये हमारे पास साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार में हम किसी से बदल सके विधि को, हम समझेंगे। एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1965, जो केस कोर्ट में केस लगा था, सज्जन सिंह
बनाम भारत संघ 1965 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना एक निर्णय देते हुए पता क्या कहा? ये कहा कि संसद के पास दो प्रकार की शक्तियां, साधारण क्षेत्र विधायी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, ये दो प्रकार की शक्तियां। संसद की शक्तियां बताइए, जो पॉइंट जो मैंने केस बताया ऊपर, दो केस बताइए, इन दोनों केस का हवाला जब भी तुम संसद के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, संसद की शक्तियों पर क्वेश्चन आ गया, तुम पार्लियामेंट की जो पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखने को आ गया, इन दोनों केस का तुम हवाला दे सको, इन्हें लिख सको। इन दोनों केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि संसद के पास दो प्रकार की शक्तियां, एक तो हमारे पास कहा साधारण विधायी क्षेत्राधिकार है उसका, एक संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार है। ये लाइन लिखी जा सके। बात समझ में क्या कहा मैंने? तुम कहां लिखने की लाइन? जहां संसद की शक्ति के बारे में लिखने को आया। कौन से केस में कहा? शंकरी प्रसाद यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। ये कौन सा केस है? सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1965। पता लग गया किसकी शक्ति बताई? पार्लियामेंट की। क्या बताई? पावर कितनी? दो, ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ऑर्डिनरी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। एक और केस आया, कितने केस हो गए? दो। पहले वाला केस बताओ कौन सा था? शंकरी प्रसाद यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1951। दूसरा सज्जन सिंह बनाम यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया, यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1965। सही है ना तक? देखो एक और केस है, वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ नहीं, गोलकनाथ, गोरखनाथ भी नहीं है, गोलकनाथ, ढोलकनाथ नहीं, गोलकनाथ, गोलकनाथ। गोलकनाथ के मामले में पता क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा? अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया। पहले क्या कहा था, फिर पलट दिया। पलटी बहुत मारा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। सबसे बड़े पलटू राम तो यही है। भारतीय संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन हेतु एक ही विधायी क्षेत्राधिकार है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। पहले दोनों कहा था संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार भी है, अब यूं कहा संसद के पास एक ही विधायी क्षेत्राधिकार है, उसका नाम है साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। अब जानेंगे साधारण विधायी क्षेत्राधिकार को क्या है। बात समझ में आ रही? क्या करना है? मना कर दिया, अपने फैसला पढ़ लिया। पहले दो केस में दोनों कहा दो अधिकार, दो अधिकार, दो अधिकार। एक तो सज्जन सिंह वाले में कहा, एक शंकरी प्रसाद वाले में। शंकरी प्रसाद वाला केस कब का? 1951 का। सज्जन सिंह वाला कब का? 65 का। और अब एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए तुरंत से। अच्छा कब? ये कब का? 67 का। 67 68 का नहीं, 67 का। 67 में कौन थी प्रधानमंत्री? कौन थी प्रधानमंत्री? थी एक ही तो थी भारत में। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। क्योंकि यार ना जज साहब को पता क्या कहते थे? पता क्या? फोन करके इमरजेंसी लगा दूंगी। चुपचाप जल्दी तमीज से बता दिए कि एक अधिकार साधारण विधायी क्षेत्राधिकार उसके पास। देखो इंदिरा गांधी खूब तगड़ा था, कभी इंदिरा गांधी पढ़ने में मौका मिला ना, उसके बारे में किताब पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी किताब है इंदिरा गांधी के बारे में। देखो इस संशोधन पर सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल 1973 को, ऊपर वाला तो चला गया यार, जब तुम्हें अकेले में मारी याद आए। उसके पश्चात भारतीय संसद ने अनुच्छेद 368 की भाषा में ही संशोधन कर दिया। क्योंकि कौन थी वह? इंदिरा गांधी। उसने कहा बात ऐसी है, ठीक, अनुच्छेद 300, उन्होंने पीए को बुलाया पहले तो, उसने क्या भी मारी है, ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं? मेरी समझ में आती संविधान की भाषा। मैडम अपना संविधान नहीं पढ़ा? नहीं तो पता नहीं पंडित नेहरू को लोन दी, हमें संविधान पढ़ूंगी। हम संविधान बनाने वालों का नाम आवा, पढ़ने वाला में थोड़ा आवा हमारा नाम। तो फिर तुझे किस काम खातर रखा है मैंने? इसी काम खातर तो सैलरी मिल रही तुझे। अब बता क्या है? बैठ कर तमीज बैठ पूछ। मैम बात ऐसी है मैम, इसमें संविधान में संशोधन करना ना मौलिक अधिकारों में बहुत कठिन पड़ रहा है। उसने कहा कठिन पड़ रहा है, वो बता होगा किस तरह, वो बता। उसने कहा मैडम इस तरह बात है, अनुच्छेद 368 में यह बात लिखी हुई। तो उसने कहा हम संविधान में संशोधन कर सकोगे? हाँ। तो मैडम एक काम कर, तू जो अनुच्छेद 368 में बात लिखी ना उसी बात को हटा दे, वही संशोधन कर पहले।
समझ बात, जो अड़चने पैदा कर रही है ना पहले वही बात हटा, ठीक है, वही बात हटा दी। इस संविधान देखो अनुच्छेद 368 की भाषा में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के तहत विधायी पालिका ने संशोधन में संविधान में संशोधन करने को करके संसद को संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार दे दिया। समझ बात है, पहले सिर्फ एक अधिकार था, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, क्योंकि कोर्ट का केस आया था ना अपनी तरफ से। अब संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार भी दे दिया, और जब संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार आ जा, इसका मतलब संविधान के मूल रूप से बदलाव हो जाएगा। ये पावर चली गई, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 की भाषा ही बदल दी। समझ बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद के पास सिर्फ एक अधिकार है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, ऑर्डिनरी पावर है बस। सिर्फ कौन सी पावर है? ऑर्डिनरी पावर। और इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 368 बदल डाला एकदम से, वक्त, हालात, जज्बात तीनों बदल दिए। क्या कर रही हो? सही होगा बैठ। भारत में एकदम कार्टून पड़े हुए। फिर वही केस आया एक। इस पूरे केस पर सुनवाई करते सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल 1973 का केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुनवाई करते हुए पता क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? संसद के पास संविधान में संशोधन हेतु दो प्रकार के अधिकार है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार भी, संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार भी, दोनों अधिकार मिल गए। लेकिन एक चीज ध्यान में, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करते हुए भारत की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। इंदिरा गांधी खुश कह रही, ये हम जीत के, दो अधिकार है हमारे पास। पिए मैम, मैं यो कह रहा था, क्या कह रहा था मैम, ये जो आधारभूत संरचना ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इतने बताओ, इंदिरा गांधी नाची कमरे में, इंदिरा गांधी डांस कर, उसका पीए, उसके पीछे तो सब पता, संविधान पढ़ी रखा उसने। मैम ये नहीं बताया उन्होंने संविधान की आधारभूत संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसने कहा ये क्या भला हो भाई? उसने कहा ये क्या भला हो मैम, ये ना अगर आप कोई भी कानून बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट इतना तेज है, उसे संविधान की आधारभूत संरचना से जोड़ देगा। तेरी माँ की जे डंडा ठाका बजा रखी, चप्पल तमीज भाग यहाँ से, पीए को कहते घर भेज दिया, सबने 2 दिन की छुट्टी भेज दिया। इंदिरा गांधी फिर सदमे में, इंदिरा गांधी फिर पता क्या कहती है, ए रामू ड्रिंक लेकर आओ। समझ गए? भारतीय संविधान सुन लो, भारतीय संसद ने वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया। अनुच्छेद 368 में संशोधन करते भारतीय संसद ने बदलाव कर दिया, क्षेत्र में बदलाव कर दिया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 368 में संशोधन करते हुए 368(4) 2 धारा जोड़ी, 368(5) 2 धारा जोड़ दी, 2 सेक्शन जोड़ दिए। 368 में दो सेक्शन जोड़े, एक तो 368(4) जोड़ा संसद ने। इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया था, खून फूक गया था उसका अनुगारी, क्या बदतमीजी है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्षेत्र में 368(4) जोड़ा, 368(5) जोड़ा, जोड़ो कुछ लिखा हो, देखो क्या लिखा है, 2 धाराएं जोड़ी, ठीक। और यह कहा पहला कि भारत की संसद जो भी संविधान में संशोधन करेगी उसे में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो भी हम संविधान में संशोधन करेंगे उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते। या चलेगी यहाँ लड़ाई भयंकर वाली। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बात जब सुनी होगी, अखबारों में पढ़ी, खून फुका होगा। अच्छा, भारत की दूसरी बात क्या, नहीं तो 368(4) में लिखी थी बात। एक बात और लिखी इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी खुश, समझ की बात है, क्योंकि उनके पास बहुत सीट थी जो जाओ कर देती। भारत की संसद संविधान में असीमित रूप से संशोधन कर सकती है, जितने चाहते हैं संशोधन कर देगी। अब बताओ क्या होगा? है का कोई हमारे जैसा वकील एक बढ़िया टॉप का, लेगा सुप्रीम कोर्ट में, आजा इसी केस को लेगा जो कानून बनाया है ना 368(4) 368(5) को संविधान में चैलेंज करा गया, चैलेंज कर इसी बात को लेकर उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा, देखो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वर्ष 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368(4) और 368(5) दो सेक्शन जो जोड़े गए थे संविधान में, इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। कह रहा है ये असंवैधानिक घोषित क्यों? जो आपका द्वारा बनाया गया कानून भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। और इंदिरा गांधी ने कहा इस बार बड़ा पैक पड़ रहा हूं छोटे पैक तो काम नहीं चलता। ऐसे घोषित कर दिया, समझ बात है, ऐसे विधानिक घोषित कर दिया। 368(4) 368(5) जो जोड़ा गया था ना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। वर्ष 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में दुख पर दुख मिले इंदिरा गांधी को, 4 साल बाद तो डिलीट होने वाली है। एक सिख व्यक्ति को गोली मार देगा, उसका ही सिक्योरिटी मेजर रहेगा। और यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना को उल्लंघन करता है, जो मैंने तुम्हें बताया। और उसका संवैधानिक घोषित कर दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के आधार पर नहीं है। ये पढ़ा तुम्हारा कानून 368(4) और 368(5) कुछ नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय देते संसद के पास दो ही प्रकार के विधायी क्षेत्राधिकार है, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। करो। अभी तुमसे सवाल पूछेगा कि बताओ भारत संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके संसद? तुम कहोगे हाँ कर सके। दो अधिकार, एक साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, एक हमारे पास संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। ये भी है। आधारभूत संरचना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो करना कर लो। समझ नहीं बात है? ये तो बढ़िया जुगाड़ है यार, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, किस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होना चाहिए बिल्कुल भी। इंदिरा गांधी सदमे में, इंदिरा गांधी कहां पहुंच गई होगी? सदमे में। मौलिक अधिकारों का तो परिधीय वर्ग था। सुन लो, मौलिक अधिकारों का निलंबन ही पढ़ेंगे हम। ये मौलिक अधिकार निलंबन, कब कब मौलिक अधिकार तुम्हारे निलंबित हो जाते हैं, कभी कभी तुम्हारे मौलिक अधिकार काम नहीं करते। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है बॉर्डर पर, ठीक है, और यहाँ बाहर कहीं भी गोला गिर सके, समझ बात, कहीं भी गोला गिर सके, कहीं भी। ये लड़की पता क्या करी, तीनों चारों यारी है, इन्होंने प्लान बनाया, आज ही पिकनिक पे जाएगी, इनका पाकिस्तान में गोले फिर रहे, पता क्या करिए, उसे पुलिस वाले जाकर मेरे पास मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक, और 19 से 22 तक मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मुझे रोक नहीं सकता। अरे मेरी माँ पूरा संविधान ही पढ़ गई थी, नहीं पढ़ गई थी? पूरा संविधान कौन पढ़ेगा? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ेगा? मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो जा, निलंबित हो जावे। ये युद्ध जैसे हालात तो तुम्हारे मौलिक अधिकार धरे के तरह रह जाएंगे। कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो, कुछ रह जा, देखेंगे कौन से अधिकार निलंबित हो, कौन से रह जा। यही समझना तुम। निलंबित का मतलब क्या हो? सस्पेंड होना। सस्पेंड होने में एक तो निलंबित होना, एक को समाप्त होना, दोनों में अंतर हो। निलंबित होना मतलब दोबारा भी लागू होंगे, समाप्त होना दोबारा लागू नहीं होने के वजह खत्म हो गए, विनाश होगा उनका। मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग 12 और 13 को हम डिस्कस करेंगे। मैम ये मैंने पढ़ी दिए, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़े? 6। अब तो 6 हो गए ना, पहले कितने थे? 7। अब मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग पढ़ने की कोशिश करती है। ये क्या बोला भैया, चलो मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग ये हमारे पास 31A, B, C, 33, 34, 358, 359। ये कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों पर संकुचन पैदा करते हैं, मौलिक अधिकारों को कमजोर बनावा। जब तो अपवादित वर्ग कहा गया है मौलिक अधिकारों का। ये कैसे मौलिक अधिकार? इसलिए हमने मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग में रखते हैं। मौलिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। कब लागू होंगे, कब नहीं लागू होंगे, इसी चीज पर डिबेट है। 35 इस संसद के पास है, कुछ भी बदलना हो इसे भी देख लो, ध्यान से सुनना। ये सबसे पेचीदा सेक्शन यही है। और यहाँ तो पक्का सवाल पूछा हो कि जब देश के अंदर युद्ध जैसे हालात हो रहे हो, कौन कौन से मौलिक अधिकार लागू होंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे, कौन कौन से नहीं, जब इमरजेंसी लग रही होगी, ये समझेंगे हम। बड़े प्यार से समझे। मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग इस पर चलाया हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तुम टाइम बताओ कितना होगा? 35। बस और रुक जाओ 20 मिनट, उसके बाद तुम्हारी मेरी राम राम। यार इंग्लिश भी बड़ी अजीब चीज है। ये क्या है और ये क्या है? कौन सा राइट की बात कर रहे हैं? जब तुम्हें इंग्लिश पसंद नहीं है।
मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग, अपवादित वर्ग इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सेप्शंस क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक तो अनुच्छेद 31 के बाद ए के बारे में बात करेंगे, 31 बी के बारे में, 31 सी के बारे में, 33, 34, 358, 359, ये मौलिक अधिकारों के अपवादित वर्ग की श्रेणी में होगा। अब मैं जो बात बताऊंगा बहुत तमीज से समझना, क्योंकि यही पेपर में सवाल है। अगर तुमने यह बात याद कर ली ना तो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन याद कर सको, डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे तुम। देख लो क्या हो, इस बात को तमीज से समझना जो इस स्लाइड पे दिख रही है तुम। एक तो 31 है हमारे पास, 31 है हमारे पास, 31 बी है। जब ये अनुच्छेद लागू होंगे तो अनुच्छेद 14 नहीं रहने का तुम्हारे पास, 19 नहीं रहने का, अनुच्छेद 31 निलंबित हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 31 ए और 31 बी जब लागू होगा, कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे? 31 ए और 31 बी। तो एक तो 14, 19 और 31 समाप्त ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या हो, इसमें मौलिक वो दे रखे ना हमारे पास, अनुच्छेद लागू होगा तो 14 में समानता का अधिकार की बात कर रखी है, 19 में मना स्वतंत्रता की बात कर रखी है। उसके बाद हमारे पास 31 ऑटोमेटिक ये निलंबित हो जाएंगे, संपत्ति का अधिकार, कोई संपत्ति का अधिकार नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य के विधानों को ध्यान में रखते हुए रखा हमने। हमें यार चाहिए तो पहले फिर स्टेट बनाना, तो तुम रोड ही नहीं बनाने देने का तो देश को कैसे सुधारोगे तुम? तो तुम कह रहे हो वहां संपत्ति का अधिकार मेरा, मौलिक अधिकार खड़े होगा, और तुम्हारे वहां रोड बनेगी तो सबके लिए बनेगी ना, रोड पर तो सभी चलेंगे ना, देनी पड़ेगी तुम्हें जमीन, मुआवजा मिलेगा तुम्हें उसका। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सरकार के रास्ते में अड़चन पैदा करते थे, सही बात, सरकार ने इसे हटा दिया सर। ठीक है, तो कौन कौन सा अधिकार निलंबित होगा पता लग चुका, 14, 19, 31। उसके बाद हमारे पास 31 बी, जब अनुच्छेद लागू होगा तो अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा तथा शेष मौलिक अधिकार बचे रहेंगे। याद रखना ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट सवाल, आज तक पूछा नहीं गया सवाल। जिस दिन पूछा तो बच्चे सब भागे फिरेंगे, फोटो उठाएगा। अगर 31 बी लागू होगा तो 19 समाप्त हो जाएगा, बाकी सब बचे रहेंगे मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी तुम। 31 ए और 31 बी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्या लिखा हुआ है बात करेंगे अभी। 31 ए 31 बी ना पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। पहला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, पहली बार 31 ए जोड़ा गया था, 31 ए जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था 31 बी हमारे पास पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया जाए ना उसकी समीक्षा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, सही बात है, ये बोल रखा। अब तो उसकी भी समीक्षा करी जा सके जब तक केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाया गया था। इस पर जाओ, क्या लिख रखा है? 31C 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जोड़ा। कब जोड़ा गया था? 1971 में। 71 ये 31 ए भी कब जोड़े गए थे? 51। जो 31C था वो 71 में जोड़ा गया, याद रखना बात है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 में सैन्य शक्तियों को संकुचन की बात करता है। जो सेना में व्यक्ति मौजूद है ना, ये अनुच्छेद 33 सुनी गई पूरा सेना का। क्या कह रखा है इसमें? क्या रखा है? सैन्य शक्तियों के संकुचन की बात करता है। सेना की अपना खुद का जो होगा, सारा डिपार्टमेंट उनका खुद का होगा, कोर्ट उनके अलग, जेल उनके अलग, कोई नहीं छेड़ सकता। सेना का बंदा ऐसा हो उसका सब नियम कानून अलग है। मान लो कोई सेना का व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो मर्डर की वजह भाग गया ना, तो कोई भी मर्डर करके चला गया इधर से, ठीक है, तो समझ जाओ अगर वो एक बार वो आर्मी कैंट में चला गया, यहाँ की पुलिस चाहे कितनी पीछे बैठे उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बालवांग का कितना बड़ा ऑफिसर चला गया, सीबीआई भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गए? पता लग चुका है, इतनी पावर दे रखी ये फौज वाले, क्योंकि फौज वाले क्या करो अपना घर बाहर छोड़ के पड़े रहा हो ताकि तुम अंदर बैठ के यहाँ खाना बना सको, खा सको। इसलिए फौज के व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सही बात है। ये अनुच्छेद 33 उनके लिए, 34 भी उनके लिए, 33 34 उनका ही है। सेना अपना खुद का सारा काम खुद संभालेगी अपना A to Z। समझ बात है? 33 और 34 उनका ही है। सेना का सब चीज अलग, डिफेंस का उनकी खुद की सुरक्षा, खुद के कोर्ट, खुद के जेल, सब सजा भी खुद ही देंगे। सही बात है। मान लो मेरा भाई आ रखा है चौकी पे, इसने कोई कांड कर दिया, मान लेते हैं इसे थानेदार ने पकड़ लिया, ठीक है, तो ऊपर एक ही फोन आगा, एक ही छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर पैसा खर्च कर रखा है। 2 करोड़ रुपए एक बंदे पर खर्च करो, लाखों कर दो खर्च, मतलब कई लाख रुपए खर्च करो उसे बनाने में, उसे तैयार करने में, तो उनकी एसेट्स तो उनकी बड़ी संपत्ति आओ, ठीक है, ये छोड़ा ना तो इनका आगे दंड मचा के चले जाएंगे। कारण क्या है? ये अनुच्छेद, ठीक है, उन्हें भी पावर अनुच्छेद दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अनुच्छेद के तहत देश में मार्शल लॉ लग सकता है तथा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं अगर अनुच्छेद 34 लागू। मार्शल लॉ लग जाएगा, जब मार्शल लॉ लग जाए पता क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार निलंबित हो जा, बाहर निकलना तुम्हारा बंद।
कोई नहीं बाहर निकलने का, ठीक है, बिना सरकार की परमिशन के बाहर बहुत चीजें हो। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की, सुन लो, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता ये क्या है? हाँ, ये पूछा जा सकता है। आपातकाल के जो प्रावधान है ये कहाँ से लेगा? जर्मनी का संविधान पढ़ा था अम्बेडकर ने, तो सोचा ये प्रावधान तो बढ़िया, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देना चाहिए, जर्मनी के संविधान तक अम्बेडकर ने लिख दिया, तो जर्मनी के संविधान अडॉप्ट करे। आपातकालीन जो प्रावधान है ना, जो हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन प्रावधान है, ये जो बातें लिख रखी है ऐसी ऐसी, ये निलंबित हो जाएगा, वो निलंबित हो जाएगा, ये निलंबित हो जाएगा, ये सारी जर्मनी के संविधान तक लिखी। एक बार ऊपर तो पूरा तमीज से दिखा दो सर, आपातकालीन प्रावधान क्षेत्र के सवाल तमीज से देख लो, वो समझो। मौलिक अधिकारों के अपराधित वर्ग में आ गया 31A, 31B, 31C, 33, 34, 358, 359, 31A और C, 31A और 31C। जब ये अनुच्छेद लागू होते हैं तो 14 और 19 अनुच्छेद 31 निलंबित हो जाती है। 31A और C लागू होगा तो 14, 19 और जो हमारे पास 31 ये निलंबित हो जाती है। याद रखना बात है। मैं पूछूंगा तुमसे, अनुच्छेद जब 31A लागू 31B लागू होगा तो अनुच्छेद 19 समाप्त। याद करना है यहाँ पर 31A और B प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 31C 25वें संविधान में 1971 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 33 और 33 में सैन्य शक्ति के संकुचन की बात कर रखी। सेना की खुद की सेना का बंदा घर भी नहीं जा सकता यार, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं। अगर उसकी पर्सनल शादी भी ना और उसके ऑफिसर ने मना कर दिया तो शादी टूट जाएगी, वहां पे वापस नहीं जाना शादी। साफ होना डायरेक्ट ऑफिसर के मूड के ऊपर बात। चाहे उसकी माँ भी मर गई, उसका मानना भारत माँ ज्यादा बड़ी है। सही बात, इस तरह की ट्रेनिंग जाओ, चाहे कोई भी मर का घर बंद हो, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। ये सेना हो, फौज की नौकरी बहुत खतरनाक नौकरी हो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ा फौज की नौकरी के लिए। जब तो उनके अधिकारों को संकुचित कर दिया जा, सैन्य शक्ति को संकुचन की बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत देश में मार्शल लॉ लग सकता है तथा हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 34 भी, इसे और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा तुम्हें। आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से ले रखे? जर्मनी से। अनुच्छेद 358, 359 भर भर का सवाल है। ये लास्ट स्लाइड से तमीज से समझ लेना, याद भी करनी है, ठीक है। हाँ, पक्का सवाल आ गया है तक। देख लो कौन कौन से ये निलंबित हो जाएंगे तुम्हारे। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा लगा? ये जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया ना, इतनी आलोचना करी इंदिरा गांधी की, इतनी आलोचना करी, आज तक क्रिटिसाइज करूंगा। जो आनेवाद दीदी, क्या नाम उसका, कंगना रनौत ने इमरजेंसी में पिक्चर बना दी, इमरजेंसी नाम से। कभी टाइम लगा के जरूर देखना उसकी दीदी की पिक्चर। मेरी फेवरेट हीरोइन है, सच में फेवरेट हीरोइन है मेरी। जब से ज्यादा फेवरेट होगी जब उन्होंने कहा देश 2014 में आजाद हुआ, जब तक मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं सोचा मैं नहीं गलत पढ़ा था, देख सुन लो। और जब तुमने बहुत तरस आया उसको, जब तो कुलविंदर कौन उसको चटा मारा था ना, जब से मुझे बहुत तरस आया उस पर। ऐसे नहीं मानना चाहिए ना चाटा। पंजाब वाले कुलविंदर कौर को सम्मानित कर रहे थे, कह रहे थे तेज की नहीं मारा, उसने कह रहे कंगना जब चाटा पड़ा ना तो लोग पता क्या है, मिल गया आजादी। पता लगा कब हुआ देश आजाद। मुझे अच्छा लगा यार, बिल्कुल मेरी फेवरेट हीरोइन का ऐसा कराना उन्होंने। उसका हिस्ट्री का ज्ञान बढ़िया। देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। मैं सोच रहा हिस्ट्री से पढ़ने जाऊं दोबारा। अनुच्छेद 358, 359, 358, 359 इसे समझ लो। अनुच्छेद 352 के तहत पता क्या क्या रखा है? ये बीच में कहां से टपक गया? हम तो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। 352, 358, 359 कहां से टपक गए? जो पूरे संविधान में उस चीज से मौलिक अधिकार तो टच करता होगा, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यही तो पढ़ रहे हैं हम, निलंबित हो जाते हैं। तो जो संविधान के अंदर जो भी बात लिखी होगी उसको टच करता होगा, सारे अनुच्छेद एक साथ लेगा हम। अब ये क्या बोला? अनुच्छेद 358, 359, 352 जब भी लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगे। नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे जरूर। कब लगा सकेगा? जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करता, बाह्य आक्रमण। सही बात है, युद्ध हो रहा, वॉर चल गया हमारे पास, सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह था, अब आंतरिक विद्रोह कहते हैं। इसी के बेस पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आक्रमण नहीं होता देश पर,
युद्ध नहीं हुआ था, आंतरिक विद्रोह के आधार पर ये लगाया था, सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं। सशस्त्र विद्रोह का नाम आगे आंतरिक विद्रोह कर दिया, इसके इंटरनल नेशनल इमरजेंसी लगा दी, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है इंदिरा गांधी ने। इन दोनों को तो हम कहते हैं बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति को बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल, इसे कहते हैं आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। इसी के बेस पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। पता लग चुका है? ये आता अनुच्छेद 368 स्वतः लागू हो जाता और तत्पश्चात अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएगा। जब बाह्य आक्रमण कर देगा कोई, युद्ध छिड़ जाएगा, तो अनुच्छेद 19 तुम्हारा काम नहीं करने का। अनुच्छेद 19 में पता किस चीज की स्वतंत्रता दे रखी? अब बोलने की स्वतंत्रता दे रखी। अनुच्छेद 19 कहता है तुम्हारे पास फ्रीडम होगी बोलने की, तुम कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप बैठे रहो। अनुच्छेद 358 लागू हो जाएगा, तुरंत होगा तुम्हारा मौलिक अधिकार निलंबित, सस्पेंड होगा, सस्पेंड होगा, समाप्त होगा। निलंबित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। निलंबित होने में समाप्त होने में अंतर हो, ठीक। पेपर में कभी कभी ऐसे पूछ लो। अनुच्छेद 359 जब लागू होगा, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल 20 भी चला जाएगा, 21 भी चला जाएगा। 20-21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद तुम्हारे पास 20 बचा रहेगा और 21 बचा रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। जब 358 लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, बाकी सब बचे रहेंगे। याद रहेगी बात है। वो कौन सा आपातकाल है? बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल। ये कौन सा आपातकाल है? आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। पता लग चुका है? अब देखते कितना दिमाग है तुम्हारा। अब बताओ राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से लग सकते? 3। बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई देश ना आक्रमण कर दिया, चाइना ना आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ना आक्रमण कर दिया, युद्ध की स्थिति हो, इन दोनों को मिलाकर बोला बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। जब अनुच्छेद 358 लागू हो जाएगा, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। पता लग चुका? अब हमारे पास आंतरिक विद्रोह, देश की आंतरिक विद्रोह का मतलब क्या हो? आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। भारत की जनता नहीं मान ली, बिगड़ी हुई सारी जनसंख्या, देश में पंगे पंगे हो गए चारों तरफ, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे, सिख ईसाई सब लड़ रहे आपस में। तो इंदिरा गांधी ने कहा चलो लगाओ इंटरनल इमरजेंसी। सही बात है, आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। जब आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, अनुच्छेद 359 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा और 20 और जो 21 है वो बचा रहेगा, बाकी सब झंडू बाम बन जाएगा। कोई मौलिक अधिकार नहीं तुम्हारे पास। पता लग गया? तो मौलिक अधिकार सस्पेंड भी हो जा, कभी कभी हालात ऐसे भी हो जा, हो गए थे। कब हुए थे? 77 के आसपास, 75 में लगी थी इमरजेंसी, 75 के आसपास। अब अनुच्छेद 358 359 में एक बार अंतर समझ लो, जो मैंने ऊपर समझाया वो नीचे लिख दिया, ठीक है। बस उसके बाद आज इसी स्लाइड में यहां तक समझेंगे। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359 ये बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है। अनुच्छेद 358 ये आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल के संपूर्ण देश के किसी भी भाग पर लागू होगा। अनुच्छेद 3 पूरे देश के किसी भी भाग पर यह स्वतः लागू हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति के पृथक अधिसूचना के आदेश के उपरांत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति लागू करवाएंगे इसे। आंतरिक, ये आंतरिक वाला, ये बाह्य वाला। अनुच्छेद 358 लागू होने के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी पहले। मौलिक अधिकार जो के तो रहेंगे। इन्हें लागू करने के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास स्वविवेक नहीं होता है। राष्ट्रपति का विवेक नहीं होता इसमें। यहाँ राष्ट्रपति का विवेक नहीं काम करता ना, यहाँ होगा जरूर, क्योंकि आंतरिक अंदर जो चल रहा है थोड़ा ना, अंदर तुम तो कभी भी राष्ट्रपति को लगा देंगे पूरा का पूरा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 364 लागू होने के दौरान 20 और 21 वर्णित उपबंध बचे रहेंगे, बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। परंतु राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में विवेक प्राप्त होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में विवेक प्राप्त हुआ, इसका मतलब मौलिक अधिकार बचे रहेंगे नहीं बचे रहेंगे, ये सारा किसका खेल रहेगा? राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसका मतलब यहाँ राष्ट्रपति काम करेंगे, वहां राष्ट्रपति काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे? जब ऊपर तो गोलियां बज रही, राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऊपर तो गोलियां बज रही, बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल है। सही बात है। बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है? हमारे पास युद्ध की स्थिति बन रखी, सही बात, किसी ने तुरंत आक्रमण कर दिया। ये क्या है हमारे पास? मौलिक अधिकार केवल प्रयोग में निलंबित होते हैं, अस्तित्व में बने रहते हैं। प्रयोग में निलंबित हुए, सस्पेंड हुए, समाप्त नहीं हुए। अस्तित्व है इनका भी, अब भी है, जिंदा है, दुनिया खत्म हो गए। अनुच्छेद 34 जो हमारे पास मौलिक अधिकार हो 19 परमानेंट के लिए संविधान तय है वो। हमारे मौलिक अधिकार असीमित प्रकृति के नहीं है। मौलिक अधिकार सुन लो, तुम्हारे मौलिक अधिकार असीमित प्रकृति के नहीं है। असीमित का मतलब जानते हो? इसका मतलब उन पर पूरी फुल पावर दे रखी है तुम्हें नहीं, उन पर समय समय पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, समय समय पर उन पर रिडक्शन लगेंगे।
अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो इस संदर्भ में कानून बनाने का निर्णय संसद के पास होगी। 35 में बात लिखी हुई। मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग मैंने तुम बताया 12 से लेकर जो परिधीय वर्ग 12 और 13 हमारे पास। अब हम शुरू से पढ़ेंगे दोबारा 12 और 13 को, फिर तुम से पढ़ सकते हो आगे 12 में क्या लिखा हुआ था, 13 में क्या लिखा हुआ, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, तब तो से पढ़ जाएंगे। जो मैंने तुम्हें बढ़ाया वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव था पूरा का पूरा। अब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा 12 में क्या लिखा हुआ, 13 में क्या लिखा हुआ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35 तक पूरा। ठीक है, दुनिया की मौलिक अधिकारों को वैसे ही ऊपर तो हवा में बना के छोड़ दिया मौलिक अधिकारों को। बात समझ में आई है? तो आज के एपिसोड में हम इतने रखते हैं और हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी कल, वो भी सुबह को। देखो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। एक मैंने कहा था एक एक अनुच्छेद के अंदर समझाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ, कभी भी सवाल पलट सको। समझ नहीं बात क्या मतलब है इस सब चीज का, वो भी साधारण भाषा में समझने का प्रयास करूंगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है हमारे पास, क्या कह रहा है आर्टिकल 12 हमारे पास, सुनूंगा क्या क्या बताया। जब तुम आर्टिकल 12 को पढ़ोगे तो तुम पॉलिटी के अंदर एक शब्द बार बार इस्तेमाल होगा, राज्य शब्द, स्टेट, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। स्टेट शब्द को, स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 के अंदर। अनुच्छेद 12 और 13 को मिलाकर मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग कहते हैं, पेरिफेरियल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 दोनों को मिलाकर हम पेरिफेरियल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकारों का परिधीय वर्ग कहते हैं। परिधीय वर्ग। अब सवाल है मौलिक अधिकारों को परिधीय वर्ग क्यों कहते हैं? वो मौलिक अधिकारों को परिधीय वर्ग से क्या हुआ, क्योंकि है ना पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों की सीमा निर्धारित करते हैं पहले से ही कि मौलिक अधिकार यहाँ तक काम करेंगे, यहाँ तक काम करेंगे, यहाँ तक काम करेंगे, पूरी सर्कमटेंस निर्धारित कर देंगे पूरी की पूरी अनुच्छेद 12 और 13 को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात 12 और 13 को पढ़ते हुए समझ में आएगी तुम। अगर तुम्हें जानना सच में राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर क्या क्या हुआ, कहते हैं ना अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता, कैसे करता भाई 100 तक आर्टिकल तो जुबान पर रटना चाहिए बच्चे की, अगर सिविल सर्विस से एग्जाम की तैयारी करके चले जा रहा तो। और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ वो धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे तैयार हो जा। ठीक है, प्रोसीजर जितना बड़ा हो तो बार बार यूज करने सीखने पड़ा हमें। अनुच्छेद 12 के अंदर ना राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है, स्टेट शब्द की डेफिनेशन दे रखी है। स्टेट जो हमारे पास राज्य होगा ना, राज्य शब्द से डिफाइन कर रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है पूरी की पूरी, क्या हो सर इसे डिफाइन कर रखा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब हो क्या है, स्टेट क्या हो, किस चीज को हम स्टेट मानकर चलेंगे, राज्य किसे मानकर चलेंगे। राज्य शब्द का क्या मतलब, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, ये नहीं है। पॉलिटी के अंदर जब संविधान के अंदर पड़े राज्य का मतलब कुछ और हो, क्या मतलब हो, इस चीज समझे किस चीज को कौन सी अथॉरिटी है, राज्य शब्द को क्या क्या है हमारे पास। इसके अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, संस्थाएं, संघ सरकार, राज्य की सरकार, सब टोटल नहीं समझ जाओ राज्य शब्द की परिभाषा में होगा। कितना बड़ा राज्य शब्द, कहते नहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को ये नहीं करना चाहिए, राज्य को मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से राज्य को कह रहे तुम, राज्य को उत्तर प्रदेश वालों को कह रहे या फिर वो केंद्र सरकार को कह रहे, राज्य नहीं पता कैसे कह रहे। संविधान में क्या लिखा हुआ, राज्य को ये बात ध्यान में रखनी होगी, राज्य को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विशेष वरीयता दी गई, रिडक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए कि राज्य में प्रतिबंध लगाए। जो मौलिक अधिकार है राज्य के लिए नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा मतलब निगेटिव आइडियोलॉजी, इसके लिए राज्य के लिए। पर राज्य के लिए राज्य है क्या, कौन राज्य हो, कहाँ राज्य हो, इसमें तमीज से बताएगा राज्य कौन। बात समझने की बात है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक अवधारणा क्यों, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए, सिटीजन को दिए गए, जो सिटीजन उन्हें दिए गए मौलिक अधिकार हमारे, तो उनके लिए नकारात्मक अवधारणा हुई नहीं हुई, उनके तो एक प्रकार का। और जो हमारे मौलिक अधिकार है ना असीमित प्रकृति के नहीं है, जो मैं लाइन बोल रहा है सीधी पेपर में टपक, असीमित प्रकृति के नहीं है हमारे मौलिक अधिकार। समय समय पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सके उस पर, यह बात हमने कल भी देखी थी, मौलिक अधिकारों पर कैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 कब लागू होगा, 359 कब लागू होगा, 31A-B-C क्या है हमारे पास, कौन सा लागू होगा, कब मौलिक अधिकार चल समाप्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। मौलिक अधिकार कभी अस्तित्व में समाप्त नहीं होते, निलंबित होते, सस्पेंड होते कुछ समय के लिए। समझ में आई बात है। जब इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी के टाइम में 75 में इमरजेंसी लगी थी, तब आंतरिक विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं, उसका नाम सशस्त्र विद्रोह दे रखा है, आंतरिक विद्रोह के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, तुम जानते हैं कि क्या हो, राज्य क्या हो, तो हम क्या समझ रहे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज को हम स्टेट के नाम से जानते हैं, तो राज्य शब्द के अंदर क्या क्या आगा, राज्य की विधानमंडल भी आगे, राज्य की लोकल बॉडीज भी आगे, हर वो चीज जो सरकार है। सरकार क्या है, सरकार जो आसपास तुम्हारे गांव में लाइट टूट गई, लाइट ठीक करवाने कौन आगा, लाइट तो सरकार ही है, तो सरकार आगे, सरकार में कौन आगा, लोकल बॉडी आगे, लोकल बॉडी कौन, प्रधान, तो वो भी सरकार की कैटेगरी में जाएगा, वो अलग थोड़ा ही है, वो भी सरकार मांगा। तो इसमें इसका मतलब वही तो सरकारी, वही तो राज्य शब्द की परिभाषा मांगा, लोकल बॉडी से ये संस्थाएं भी आ जाएंगी, राज्य सरकार की संस्थाएं, केंद्र सरकार की संस्थाएं सारी सारी।
मानव अधिकार आयोग राज्य शब्द की परिभाषा में, सही बात है, ह्यूमन राइट कमीशन जिसे बोलते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा में वो, सही बात है। तो इसने साफ साफ बता दिया कौन है राज्य शब्द की परिभाषा। दोबारा पढ़ाता हूं, पढ़ो कौन कौन राज्य शब्द की परिभाषा में आएगा। अच्छा, इसके अनुसार संसद भी राज्य शब्द की परिभाषा, संसद जो हमारे लिए कानून बनाने का काम करती है, पार्लियामेंट, राज्य की विधानमंडल जो राज्य के लिए कानून बनाने का काम करती है, राज्य की विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इनकी संस्थाएं, इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी संस्थाएं बनाई जाएगी, इतनी सारी संस्थाएं बनाई जाएगी, इतने सारे इंस्टीट्यूशन बना रखे, ये आयोग, वो आयोग, वो आयोग, ये आयोग, सब राज्य शब्द की परिभाषा में आती है। कल को उठाकर तुमसे सवाल पूछ रहे, चलो बताओ उसने कि जो बताओ कि जो हमारे पास जो वित्त मंत्रालय, वो राज्य शब्द की परिभाषा में क्यों नहीं आता? हाँ, वित्त मंत्रालय संसद ने तो बनाया, और किसने बनाया? तो बहुत, राज्य शब्द एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है राज्य शब्द, जो पॉलिटी के अंदर लिख रखा है, जिन्हें लिखा बहुत सोच समझ के लिखा है। स्टेट शब्द का मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? स्टेट। हिंदी में क्या लिखा हुआ? राज्य शब्द। संस्थाएं आगे और स्थानीय निकाय भी आएंगे। स्थानीय निकाय वो सभी सरकारी जहां सरकार का नियंत्रण हो, मैंने कहा सरकारी चीज जहां सरकार का नियंत्रण होगा, जहां सरकार का कंट्रोल होगा। पंचायती बाग की जमीन पड़ी हुई, वो भी समझो राज्य शब्द की परिभाषा में आ गई। वह पंचायती, तो पंचायती बाग की जमीन तेरे बाप की, मेरे बाप की थोड़ा ही है, सरकार की है, वह लोकल बॉडीज की, ठीक है, स्थानीय निकायों की, ठीक है, पंचायती राज के अंदर आ गई वह। अच्छा, राज्य शब्द का की परिभाषा के अंतर्गत आता है कौन कौन सी चीज राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, इसका बताने का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट समय समय बताएगा, ये भी राज्य शब्द की परिभाषा में होगा। ऐसे बहुत सारे के समय समय पे पता लग चुका। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को किस तरह परिभाषित करता है, कैसे डिफाइन करता है, आर्टिकल 12, बात समझ में आएगी? ठीक, और चलो सुधर जा। अनुच्छेद 13 तभी तो समझना अनुच्छेद 13 को, क्योंकि अनुच्छेद 13 पर कई बार सवाल है। अनुच्छेद 13 पर 25 शब्द भी लिखने को पूछे, 20 25 25 30 शब्द भी लिखने को पूछे पीसीएस के अंदर, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 एक स्पेशल आर्टिकल है अलग प्रकार का। अगर ये आर्टिकल ना होता ना, तो समझ जाओ भारत का संविधान फिर अधूरा रह जाता तुम्हारा, क्योंकि इस आर्टिकल का बार बार इंटरप्रिटेशन करा गया, बार बार विचलन करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? इस जो ना सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत देगा, अनुच्छेद 13 ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ कट जाते, क्योंकि इसके तहत तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा उभर का वो इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद। इसमें लिखी हुई बहुत कम बात अनुच्छेद 13 ओरिजिनल रूप में संविधान में दिखा सकूं मैं तुम्हें, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन करा, समय समय पर इसका विचलन करा, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ाने की, जो हमारी जुडिशरी है, उसके अगर तुम पावर के बारे में लिखोगे, तो तब इसके अंदर तो अनुच्छेद 13 के बिना काम पूरा ही नहीं हो सकता बिल्कुल भी। समझ बात है? जो हमारी सरकार हो, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन हो हमारे पास, जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन हमारे पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसे बोलते हैं हमारे पास विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायपालिका का काम क्या? विधि का निर्माण करना, लॉ बनाना, कानून बनाने का विधायपालिका का हो। विधि का क्रियान्वयन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका क्रियान्वयन करना, किसका? जो कानून बनाया गया। इसका काम क्या हो? जो कानून का क्रियान्वयन संविधान के आधार पर हो रहा नहीं हो रहा, जो कानून बनाया गया उस संविधान के आधार पर संविधान सम्मत है नहीं है, इस सब काम न्यायपालिका का हो, जुडिशरी का हो हमारे पास। सुनूंगा क्या क्या बताया, पहले भी जिक्र कर चुका इन सब चीजों का मैं। सही बात है? जैसे जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो चीजें शार्प होती जाती है। मैंने किसी में संविधान की क्लास डेली का डेली चला रहा हूँ। सही बात है, चीजें शार्प होती जाती है, धीरे धीरे हम पढ़ाई के टच में रहते हैं और आगे चलते हैं। पता लग गया अनुच्छेद 13 में, अभी अनुच्छेद 13 में बात नहीं लिखी हुई ना, ये तो मैंने तुम्हें सीधे समझाया था कि मैं अनुच्छेद 13 आगे समझा सकूं तुम्हें। ये देखो अनुच्छेद 13 के अंदर 4 धाराएं हैं, एक एक चीज को तमीज समझते हैं। अनुच्छेद 13 1, उसमें क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 13 2, धारा 1 को सेक्शन बोल लो इंग्लिश में, सेक्शन। अनुच्छेद 13 1 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 13 2 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 13 1, 13 2, 13 3, 13 4। और समय समय में बदलाव भी है इसमें, सरकार ने बदलाव कर दिए। बहुत बड़ा दिलचस्प मामला, इंटरेस्टिंग मामला, पूरा का पूरा सुनोगे तो पूरी कहानी सुनोगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। अनुच्छेद 13 में कैसे कैसे बदलाव हुआ, ठीक, ऐसे पढ़ना पड़ा। ये आज के समय की जरूरत है, आज नहीं तो कल लिख कर रख लो कॉपी पर, ठीक है। आज तो 2 साल बाद या 4 साल बाद मुझे ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे। आज फिर कह रहा हूँ तुम सारी क्लास प्राइवेट करूँ मैं, फिर कह रहा हूँ तुम ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे। कल को फिर इतिहास बदलेगा, समझने की बात है। कल फिर इतिहास दोहराया जाएगा, कल को फिर वैकेंसी निकलेगी, सारी क्लास से प्राइवेट करूंगा, फिर ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे मुझे, क्योंकि अब आने वाले भविष्य की जरूरत है। क्योंकि 25 साल तक लेके जो 35 साल का यूथ है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो ढूंढने का पीसीएस वाला मास्टर कहाँ गया, यही है एक अकेला था। समझ बात की जो पढ़ा रहा था जाकर बाद में जाकर, क्योंकि मिलने का नहीं, डेटा मिलने का नहीं पूरा का वो, आगे कोई पढ़ाने का नहीं था ना, किसी में एंडी चोटी का जोड़ लगाने का ही नहीं, सामने बच्चे बैठे पढ़ा रहा हो पूरा का पूरा। आजकल तो टिक टिक करते चले जाना, समझाना पड़ा। अब मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ, इसका मतलब तुम 10-15 बच्चों का फेस रीड कर लिया ना मैंने बैठकर, इसका मतलब उन सबका फेस रीड कर लिया मैंने, इसलिए उन्हें पूरा मजा आओ पढ़ने में बैठकर। समझने की बात नहीं तो बोरियत पैदा। अनुच्छेद 13 में 4 धाराएं हैं, 4 सेक्शन,
13 1 13 2 13 3 13 4 समय समय बदला हुआ है इसमें। पता है पहले क्या था? पहले देखो क्या था, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 13 13 1 13 2 13 3 13 4 13 4 बार में जोड़ी गई। अनुच्छेद 13 में बदला हुआ और 13 4 जो धारा वो पहले नहीं है थी, वो बाद में जोड़ी गई। और जो चीज बाद में जोड़ी जाना संविधान में संशोधन करना पड़ा। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ा। अनुच्छेद 368 की ताकत है संविधान में संशोधन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। 13 4 जो सेक्शन है वो बाद में जोड़ा गया। जब जोड़ा कब गया ये डेट भी पूछे जा, जब कब जोड़ा गया, कौन से सन में जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। जब संविधान में एक संशोधन जो हो ना, एक संशोधन तो उन्होंने एक जगह बदला होगा, पूरे संविधान में एक साथ कई सारी चीजें भी जोड़ सके। 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, तो यह बात जुड़ेगी 13 4 धारा। तुम्हारा पूरा मन कर रहा होगा 13 1 में क्या लिखा हुआ, 13 2 में, 13 3 में, 13 4 में, ये कर रहा नहीं कर रहा? आगे भाग जाओ सीधा सीधा। 13 1 में पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ। बताइए चांदी 13 1 में क्या लिखा हुआ? याद नहीं याद रहता बिल्कुल भी। बता क्या है? 13 2 में, 13 3 में, 13 4 में, तो बहुत जरूरी हो पूरा का पूरा। आगे जाके भविष्य में ऐसे सवाल बनेंगे मेरे जाकर, जिसे मैंने पहले पढ़ा कर रखा है। क्या रही? बताइए क्या लिखा हुआ? एकदम पढ़ लिया। ठीक, इसे छोड़ दो। यहाँ क्या लिखा हुआ, जो यहाँ क्या लिखा हुआ छोड़ दो। ठीक, इसके बाद 13 1 13 2 कितनी 13 चारों धारा समझनी है। 13 2 13 3 कहाँ गया? 13 2 ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ, क्योंकि आज भी इसकी जरूरत है, बार बार इसकी जरूरत पड़ रही। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब चीजें आवा ना, तो अनुच्छेद 13 को बार बार पढ़ लो जाएगा। ये बात लिखी थी मेड करना, पता क्या लिखा था? कह रहा कोई भी कानून बनाओगे तुम, कानून बनाओ, मैं काम बताओ किसका? पहले विधायपालिका का, विधायपालिका संसद विधायपालिका का तो हिस्सा। अच्छा, विधायपालिका कानून बना के लेके जाती है। कानून बनाया, ठीक, या ऐसे मान लो, ठीक, कोई कानून ना बनाया नहीं, कोई कानून 1950 से पहले का बना हुआ, संविधान से पहले का ही अंग्रेजों का कानून बना रखा है, अंग्रेजों ने कानून बना रखा है। लेकिन आज के समय में वो कानून फिट नहीं बैठ रहा। उसके अंदर ऐसी बातें लिखी हुई थी पहले समय में, पहले तो फिट बैठ रही थी वह, आज के समय में फिट नहीं बैठ रही हमारे हिसाब से। तुम पता क्या करेंगे? उस कानून को, जो कानून, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के, जहां समझाता हूं इसमें, ये वो कानून है, पुराना कानून, पुराना कानून, ये पुराना कानून है। ठीक, दूसरे नंबर पर चले जाओ हमारे पास, यो संविधान। क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे पास। ठीक, पता लग चुका, ये पुराना कानून है। और आज का समय चल रहा है 1950 के बाद, ये पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां, संविधान तक बनने से पहले की विधियां, इसे बोलते हैं पूर्व संवैधानिक विधियां। प्री जुडिक्शन लॉ या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व, इसे बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पूर्व संवैधानिक विधियां। क्या रूल? क्या है रूल? यो तुम विधायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई से भी पालिका हो, तुम्हारा काम कानून बनाने का, पहले बना रखा है, आज बना रखा है, कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 13 में एक में साफ साफ लिखा हुआ, क्योंकि हम आजाद हो चुके थे, अंग्रेजों के कानून आजाद होने के बाद तक आज तक भी चल रहे। जैसा IPC एक्ट होगा हमारे पास, यो 1860 का, तो मैंने इसका नाम बदल दिया, भारतीय न्याय साहित्य करते हैं इसका नाम। इंडियन पेनल कोड हमारा 1860 का, ये पुराना कानून है। अगर इसमें भी कानून पुराना बहुत कानून है ना, आज भी चल रहा है हमारे पास ये, अगर ये चल रहा है ना, अगर ये संविधान के आधार पर नहीं है, संविधान में लिखी बात के आधार पर मैच नहीं खा रहा, तो उस इतना मैच नहीं खा रहा, इतना ही काट का फेंक देंगे, इतना ही से रद्द कर देंगे कि इसका काम नहीं करने का वजह, क्योंकि संविधान से मैच नहीं खा रहा। क्योंकि संविधान हमारे यहाँ सुप्रीमेसी लॉ, जो हमारे पास सुप्रीमेसी लॉ का मतलब सर्वोच्च कानून हमारे यहाँ संविधान है, उस तो बड़ा कोई कानून नहीं है। उसमें जो बात लिखी हुई वो सर्वोपरि है। अगर उसके साथ ये काला कानून मैच नहीं खा रहा, तो उसे इतना इस हद तक रद्द कर देंगे, पूर्व संवैधानिक विधियों को उस हद तक रद्द कर देंगे जिस हद तक वो संविधान पर मैच नहीं खाती, संविधान से संमत नहीं रखती, संविधान के साथ मैच नहीं खाती, संविधान के साथ उसकी समानता नहीं बैठती, जो पूर्व संवैधानिक विधियां होगी। याद रही बात है, जो पहले हमने कानून बना रखे, अगर वे आज के समय में कानून के हिसाब से मैच नहीं करेंगे, उस हद तक ही रद्द कर दिया जाएगा। सुनूंगा मैंने क्या बात बताई कि आपने अनुच्छेद 13(1) के अंदर ये बात लिखी हुई कि जो वर्तमान समय में पुराने जो संविधान लागू होने से पहले जो पूर्व संवैधानिक विधियां थी, संविधान से पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे, अगर वे वर्तमान समय के संविधान के कानून से मैच नहीं खाते, तो उन उस हद तक रद्द कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? चलो बता क्या बताया मैंने, मुझे 13 में क्या लिखा करा गया, ऐसा करा गया। हाँ, IPC की धारा 377 समलैंगिक संबंधों को स्वीकार्यता दे दी गई 2018 में।
2018 अब हटा दी गई थी बाद में जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट। सही बात। इसमें क्या रखा था, समलैंगिक संबंधों को स्वीकारता दे दी गई थी 2018 को। इसमें मैंने कर रखी थी ना 1860 वाली, 1800 इंडियन पेनल कोड की, जो हमारे पास 1860 का जो इंडियन पेनल कोड था आईपीसी, उसके कानून तय क्यों। इसमें अंदर क्या रखा था, दो व्यक्ति लड़का लड़की साथ नहीं रह सकते, या लड़की लड़की साथ नहीं रह सकती, मैंने कर रखी थी पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक रद्द कर दी, क्योंकि ये कानून हमारे काम का नहीं है, क्योंकि संविधान में भेदभाव कर रहा है। अगर इस लड़की को किसी लड़की के साथ रहना तो क्यों नहीं रह सकती, चांदनी को किसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है तो क्यों नहीं रह सकती, शगुन को किसी लड़की के साथ जिंदगी क्यों नहीं रह सकती। जितने स्वीडन नॉर्वे जैसे देश है ना, वहां पहले की वरीयता दे रखी उन्होंने, लड़के लड़के साथ रहते हैं, लड़की लड़की साथ रहती है, यहाँ तक नहीं परमिशन दी है उन्होंने। अब इन तो पूछे तर्क विधान के बहुत खतरनाक वाले, इन तो पूछे लड़की लड़की साथ क्यों नहीं रह सकती, लड़के लड़के साथ क्यों नहीं रह सकते, भारत के लोगों के तर्क प्रकृति के खिलाफ। अब बोल भी तो वो राज ने चश्मा लगा रखा है, वो चश्मा भी तो प्रकृति के खिलाफ है, तोड़ कर फेंक था, ये भी तो प्रकृति के खिलाफ है, ये तोड़ कर फेंक था, बोल भी तो वो रहा, प्रकृति के खिलाफ, लड़का लड़की साथ नहीं रह सकते, संस्कृति के खिलाफ, सब चीज तो संस्कृति जोड़ कर बैठे। पता लग गया, पता क्या बताया मुझे, तेरा एक में क्या लिखा हुआ। निरस्त कर देंगे। हाँ, पता लग चुका, चल बता क्या बताया। नाम बताओ उनका क्या है। हाँ। हाँ। किस तो मैच नहीं होती, संविधान, संविधान सम्मत नहीं है, हूबहू बड़े पकड़ ले करो, संविधान सम्मत नहीं है ना, तो उस पूर्व संवैधानिक विधियों का वही हिस्सा उस हद तक रद्द कर दिया जाएगा। यह बात लिखी हुई, कौन रद्द करेगा, सुप्रीम कोर्ट, यानी न्यायपालिका, जुडिशरी, रस्सी नहीं जुडिशरी। ऐसा हुआ कब हुआ, आईपीसी की 2018 में। समलैंगिक सेम जेंडर जो रिलेशन वाले वे एक साथ रह सकते हैं, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब पता नहीं 2020, 21, 22, 23 में आकर क्या दर्द होगा। फिर मैंने फिर भी डिबेट चली इस पर लंबी तरह से, अब भी मामला पेंडिंग है, अब भी आना बाकी है, पता करेंगे रह रहे नहीं रह रहे। देखियो आएगा होगा मामला, मैंने इस पर नजर नहीं गई मेरी, इसमें देख के बताना, चेक करके वरीयता है नहीं है हमारे यहाँ, समलैंगिक संबंधों को वरीयता दी गई नहीं। 13(2) में क्या लिखा हुआ, 13(2) में पता क्या, जो पहले 13(1) में था वो तो कहा गया